हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग सीरीज करेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। ये यूनिट 1 हम लोग 1 शॉर्ट में देखेंगे, डिस्कस कैसे करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कई लोग हमसे बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, कई लोग चैनल पे नए विजिट कर रहे होंगे, उनके लिए स्पेशली कैसे पढ़ेंगे हम लोग। 1 शॉर्ट वीडियो रहेगा, लेकिन सारा चीज़ डिटेल में रहेगा। आपकी सिलेबस, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा जिनके यूनिवर्सिटी में आईएनसी सिलेबस चलता है। इसमें जो जो भी टॉपिक हमें पढ़ना है सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंस, रिलेवेंस टू नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी का, एंड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे। यह है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम माइक्रोबायोलॉजी का आईएनसी के द्वारा दिया गया सिलेबस। ये सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा है। इंट्रोडक्शन पार्ट जो यूनिट 1 होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, लिखना कैसे है वो सारा चीज़ लास्ट तक डिस्कस होगा। और एक बात और कि पहले आप अगर देखोगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में ही ये माइक्रोबायोलॉजी था, लेकिन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी नहीं था। बट अभी जो आईएनसी न्यू सिलेबस दिया, अप्लाइड क्यों कर दिया, इसका भी आंसर मैं आपको वीडियो में ही दूंगी कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हमें क्यों पढ़ना है। साथ ही साथ इसका नोट्स व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिलेगा, लेकिन इस बार बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर से बहुत चीज़ें बेहतर होगी। उसमें रहेगा क्या, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पूरा चीज़ें रहेगी नोट्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस बार मैं ट्राई की हूँ कि उसका आंसर भी आपको बताऊँ, क्योंकि पढ़ने के बाद भी लिखना कैसे बहुत स्टूडेंट का डाउट था कि कैसे लिखें, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी हम लोग देखें। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी से पहले हमें जानना है माइक्रोबायोलॉजी क्या है। माइक्रोबायोलॉजी में आप देखोगे तो 2 वर्ड आपको साफ साफ दिख रहा है, माइक्रो एंड बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बना है 2 वर्ड से, माइक्रो एंड बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या होता है, हम लोग न्यूट्रिएंट में भी पढ़े थे। माइक्रो मतलब कि स्मॉल अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट चाहिए था उसी से आप रिलेट कर लो। माइक्रो मतलब स्मॉल, और बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ही माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ स्मॉल लिविंग थिंग्स, जैसे कि ये हमें हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखता है। तो जब नहीं दिखता है तो इसे देखने के लिए बेसिकली माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो साइंटिफिक का मतलब क्या है कि मतलब आप हर लोग, सभी लोग तो इसे देख नहीं सकते, तो अगर मतलब बताए, साइंटिस्ट लोग बताएं, तो जो बताए वो उनको बहुत सारा थ्योरी देना पड़ा, प्रूफ करना पड़ा, लॉजिकली मतलब केयरफुली हर एक चीज़ को, सब चीज़ का एकदम से प्रूफ देते हुए बताए कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये बैक्टीरिया यहाँ पाया जाता है, इसकी वजह से बीमारी होती है। तो यही कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं बोल दीजिएगा कि हाँ यहाँ पे बैक्टीरिया, तो कहाँ है, मैं आपको दिखा पा रही हूँ, आप मान लीजिएगा कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, लेकिन अगर है तो उन्होंने कल्चर किया, बहुत सारी प्रोसेस की, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो वही है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स को ही हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो ये स्मॉल लिविंग थिंग्स बेसिकली किसको बोला जा रहा है, माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स एक ही चीज़ है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट में। कौन कौन सा आएगा, बैक्टीरिया आएगा, फंजाई आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, एंड वायरस आएगा। सबका हमें बहुत डिटेल से आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है। ये तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। ऐसे अगर हम लोग देखें, एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें 3 वर्ड रहता है, माइक्रो एंड बायो और लॉगस, जिसका भी मतलब यही होता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, और ये लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हो गया, और ये लोगस स्टडी मतलब कि छोटे स्मॉल लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके स्टडी को ही माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। एक बात और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन में ही आपको शामिल करना है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और मॉडर्न के कोई और हैं, ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जब भी एग्जाम में आए 2 लिखना है, अकॉर्डिंग टू इसमें ऑथर नहीं लिखना है, क्योंकि आप बहुत वीडियो में देखोगे या फिर बहुत जगह पे देखोगे कि लुईस पास्चर दिए थे, लेकिन अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हो, अच्छे से गूगल करते हो, अच्छे से बुक से सब प्रेफर करते हो, तो आपको कहीं नहीं दिखेगा कि
कोई मतलब जो भी साइंटिस्ट थे या फिर कोई भी ऑथर के द्वारा एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो आपको डेफिनेशन का झंझट भी नहीं रहेगा, बस लिखना है समझ के कि डेफिनेशन क्या है। तो जो अभी तक पढ़े वही डेफिनेशन है कि द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि ऑर्गेनिज्म इनविजिबल है नेकेड आई से, हम लोग ऐसे नॉर्मली नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो सिंपल सा है कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही स्टडी करेंगे, और जो कि जिन्हें बोला जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिन्हें नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते। सेकेंड डेफिनेशन लिखना मस्ट है। सेकेंड डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ओनली विजिबल होता है अंडर माइक्रोस्कोप। वही चीज़ें हैं नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो किससे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखते हैं, इतना स्मॉल है कि इन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ये सीपी बावेजा बुक में मिल जाएगा, और ये पीवी का बुक जो है उसके थ्रू डेफिनेशन है दोनों। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंस एंड रिलेवेंस टू नर्सिंग, जो हमारा पहला हेडिंग है। तो माइक्रोबायोलॉजी का इम्पॉर्टेंस आपको देखना है। अभी तक मैं आपको डेफिनेशन बताई, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इम्पॉर्टेंस क्या है। नॉर्मली तो आप लोग यही जानते होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस जो भी है हमें डिजीज कंडीशन कॉज करवाता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका भी बहुत अच्छा रोल होता है इन्वायरमेंट में, या फिर हमारे लिए इंडस्ट्री में एल्कोहल आप सुनेंगे, हालांकि एल्कोहल गलत है, जैसे ब्रेड तो सही है, तो उन चीज़ों के लिए बहुत जगह पे ये सही है। इकोलाई हमारे गट में पाया जाता है, या फिर कई बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए सही होते हैं, तो वही इनकी बेनिफिट्स को हम लोग देखेंगे। सो सब ये एक एक करके पहले देख लेते हैं, फिर आपको लिखना कैसे है मैं बता दूंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। सो पहला इंपॉर्टेंस है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में। क्या इकोलॉजी मीन्स कि जहाँ पे रह रहा है सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो भी है, उसमें क्या बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। तो माइक्रोब्स जो है प्राइमरी डिकम्पोजर होता है। कोई भी चीज़ जब आप फेंक देते हो तो उसे डिकम्पोज सड़ाने ये सब का काम करता है। रिसाइकल न्यूट्रिएंट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट को रिसाइकल दोबारा इन्वायरमेंट को देता है। दे इन्वॉल्व नेचुरल बायोकेमिकल साइकिल, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सबको दोबारा इन्वायरमेंट में लाने का काम करता है। आप नहीं समझोगे, लेकिन एक एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, जो कि नाइट्रोजन साइकिल हमें 11th क्लास में पढ़ना था। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि याद रखना है, लेकिन अगर आप लिख दे तो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। अच्छा, ये नाइट्रोजन साइकिल है क्या? देखिए क्या होता है, हमारे ये जो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें N2 गैस नाइट्रोजन पाया जाता है। इन दोनों के बीच में इतना अच्छा बॉन्डिंग होता है, मतलब N2 ऐसा आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, थोड़ा सा भी जानते होंगे तो, कि ऐसे ये टूट नहीं सकता। तो हमें पता है कि अमाइनो एसिड प्रोटीन हमारे बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर ये जो भी प्लांट है उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फोटोसिंथेसिस सब के लिए। तो ये इन्वायरमेंट में N2 के रूप में, जो कि नाइट्रोजन गैस 78% हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, अब हमारे बॉडी को चाहिए या फिर प्लांट को चाहिए, तो ये कैसे जाएगा? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जाता है। मतलब होता क्या है कि N2 ऐसे टूट नहीं सकता, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, तो ये बहुत ज़्यादा लाइटनिंग, बहुत ज़्यादा हीट के वजह से टूटेगा, या फिर बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इन लोग जो है वो कैसे काम कर रहा है। ये नहीं होता तो शायद नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता, मीन्स कि नाइट्रोजन असाइमिलेशन प्रोटीन बनने के लिए प्लांट या फिर एनिमल में नहीं जा पाती। तो इस प्रोसेस में बेसिकली यही है कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या देखा जाता है कि नाइट्रोजन कैसे जो है वो प्लांट या फिर ह्यूमन बॉडी में जाता है। इसके बाद जो है इसका अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, NH4 में, और वो भी बैक्टीरिया एंड फंगाई जो भी है सॉइल में वो कर पाते हैं। फिर अमोनिफिकेशन से नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा कि NO3 जो है फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होके ये फ्री नाइट्रोजन गैस में एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा है, मे भी आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि नाइट्रोजन कैसे जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बैक्टीरिया काम कर रहा है। तो N2 जो एटमॉस्फेयर में था वो पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू एनिमल्स में जाना, फिर एनिमल्स जो है या तो वो खुद डेथ हो जाएंगे, या फिर एक्सक्रिएट करके अमोनिया के रूप में, या फिर वो जो बाहर सॉइल में आएगा वो सॉइल से फिर कैसे NO2 NO3 बदलता है,
डीनाइट्रिफिकेशन होके इनटू फाइनली फिर से दोबारा इन्वायरमेंट में आता है, ताकि 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रहे और दोबारा से किसी और ऑर्गेनिज्म को दोबारा मिल पाए। तो ये समझ में आ रहा है कि इस तरह से हमारे लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प कर रहा है माइक्रो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है एग्रीकल्चर में क्या होता है कि इन्वॉल्व रहता है इन्फ्लुएंस माइक्रो एग्रीकल्चर सॉइल क्वालिटी। बहुत बार आप सुने होंगे कि मिट्टी की उर्वरता मतलब हम लोग बोल नहीं समझ नहीं पाते, उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है। प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीज से बचाता है, जो भी बचाता है उसे बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आपको समझना है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्पफुल होता है। प्रोडक्शन एंड इन्हांसमेंट ऑफ क्रॉप की फर्टिलिटी जो है वो इन्हांस करता है। जैसे कि ये करता क्या है, कई जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने से ऐसा हार्मोन रिलीज करेगा जिससे कि उस हार्मोन की वजह से पौधे की प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो पाती है, उस क्रॉप की प्रोडक्शन इन्हांस होता है। तो इस और एग्जांपल अगर देखें तो ऑक्सीजन है, इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए आप बस समझो कि इस तरह से जो है उस सॉइल की जो है वो क्वालिटी बढ़ाएगा, उर्वरा शक्ति बढ़ाएगा, जिससे फसल ज़्यादा उपज सके। साथ ही साथ उसे डिजीज कंडीशन से भी बचाता है, ऐसा कुछ वो रिलीज करता है। तो ये सारी चीज़ें या फिर बायो पेस्टिसाइड सबका यूज़ करके जो कीटाणुनाशक ये सब हम लोग बनाते हैं, बैक्टीरिया ये सब जो हेल्प करता है या फिर माइक्रोब्स, ये एग्रीकल्चर में भी ये हेल्पफुल है, इसका इम्पॉर्टेंस है। फूड इंडस्ट्री में क्या इसका इम्पॉर्टेंस है, तो इन्वॉल्व इन प्रिवेंशन ऑफ अगर न्यूट्रिशन में पढ़ाई तो हमें बताई थी कि माइक्रोब्स के वजह से फूड स्पॉइल हो जा रहा है, लेकिन ये बचाने में भी काम करता है। कैसे? कुछ अच्छे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ डिजीज कॉज करवा सकते हैं। अच्छे वाले को अभी हम लोग देख रहे हैं, तो जो भी बैक्टीरियोसिंस है, यह एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो कि प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया से। एक बैक्टीरिया से ही ये जो है वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जो है वो प्रोड्यूस हुआ, जो कि किल करता है अदर बैक्टीरिया। कौन से अदर बैक्टीरिया? जो कि उस फूड को, जैसे हमें पता है कि फूड को खराब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, बैक्टीरिया कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे नई बात सीख रहे हो कि कई बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे हैं, बचा भी सकते हैं। तो वो इस तरह से इम्पॉर्टेंस इसका है हमारे लाइफ में। नेक्स्ट है माइक्रोबियल जो यूजफुलनेस। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजफुलनेस और देखें तो प्रोड्यूस करता है ब्रेड, केक, जो भी पिकल्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है लाइक एगर्ट, बटर, ये ईस्ट का एग्जाम्पल अगर देखें तो इन सब चीज़ों से जो है वो ब्रेड ये सब का भी फॉर्मेशन बनाया जाता है। इन्हीं का फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनता है जो कि अल्कोहल में यूज होगा। फिर CO2 जो बनता है वो आटे को फुलाने का काम करता है, जिससे ब्रेड ये सब बन पाता है। तो ये इन सब का अच्छा रोल है हमारे लाइफ में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रोल इम्यूनोलॉजी में। तो अब ये बात भी है कि इम्यूनिटी का भी कॉन्सेप्ट इन्हीं माइक्रोब के वजह से हमारे बॉडी के लिए मतलब ज़्यादा ज़रूरी था कि यही लोग हमारे बॉडी पे एंटीजन की तरह जा रहे हैं, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके बॉडी को मारना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक्टीरिया था, तभी इम्यूनोलॉजी इतना साइंस आगे बढ़ पाया। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ट्रिगर करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। जो भी हमारे अंदर अगर गया तो एंटीजन अगर जा रहा है तो कोई एंटीबॉडी का रिएक्शन नॉर्मल से हम लोग फर्स्ट सेम में ही पढ़ चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ माइक्रोब्स इंटैक्ट विद द इम्यून सिस्टम। अब क्योंकि ये सब प्रोसेस हो रहा है तभी साइंटिस्ट लोग समझ पाए कि किस तरह से जो है इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी जो नेचुरली है वो माइक्रोब के वजह से जो है वो इंटैक्ट होने की वजह से एक्टिव हो पाता है। क्रूशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव थेरेपी एंड वैक्सीन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज। और यही सारी चीज़ों को समझ के वैक्सीन सब बनाए, जिससे हम अदर माइक्रोब जो कि हमारे लिए या फिर हार्मफुल जो और ये है एंटीजन है या फिर कोई भी जो कि हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करवा सकता है, वो वैक्सीन के थ्रू हम लोग उससे प्रिवेंट करते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। ये भी प्रोसेस आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इम्यूनोलॉजी में भी बैक्टीरिया ही काम करता है, उसी को इनएक्टिव फॉर्म में देते तो हमारे बॉडी जो है उसे पहचान कर फिर उसे मारने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजी में भी इसका इंपॉर्टेंस है। अगर ये ना होती तो इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब ड्रग्स ये सब बनाने में। तो एंटीबायोटिक हो गया, स्टेरॉइड हो गया, वैक्सीन हो गया, ये सब इन्हीं के कॉन्सेप्ट माइक्रोब से ही बन पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में क्या, जैसे कि प्रोडक्शन मेडिसिन या फिर कैसे डिजीज से प्रिवेंट करना है,
माइक्रोब को आप समझ पा रहे हो, और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सब में माइक्रोब्स जो है अपना रोल, माइक्रोबायोलॉजी की अगर खोज नहीं होती, माइक्रोब्स की अगर खोज नहीं होता तो ये सारी कुछ चीज़ें नहीं आती। और माइक्रोब्स का खोज हुआ, इन्वेंशन हुआ, लोग उसे जान पाए, तभी उनसे प्रिवेंट भी कर रहे हैं। इम्यूनोलॉजी, ये सब जो भी वैक्सीन ये सब का बनाया जा रहा है, उसका यूज़ करके खाने पीने वाला सामान बनाया जा रहा है। तो ये सब इसकी इम्पॉर्टेंस है। फिर से 2 पॉइंट और मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंस में, ताकि क्योंकि यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट है तो ऐड करने के लिए। कॉन्सेप्ट वही है कि इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। अब डिटर्जेंट बनाने में भी सब माइक्रोब्स जो है, जैसे कि बैक्टीरिया, ये सब हेल्प करते हैं। बेसिकली बैक्टीरिया का, या फिर सॉरी बैक्टीरिया बोले या फिर माइक्रोब्स बोले, माइक्रोब के अंदर ही बैक्टीरिया, वायरस ये सब आएगा, आगे वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो वो कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करते हैं, जैसे कि लाइपेज, जो कि डिटर्जेंट बनाने में हेल्पफुल होता है, जो आप कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हो। तो ये सब में इनका अच्छा रोल है। अल्सो फ्यूल प्रोडक्शन या फिर मेटल इंडस्ट्री में के लिए माइक्रोब्स ही, क्योंकि फ्यूल भी डिकम्पोज होकर हमारे जो धरती के अंदर से निकलता है, तो ये सब उसे डिकम्पोज करने का माइक्रोब्स ही काम करते हैं। 7 क्लास में आप पढ़े होगे, कुछ चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होगे तो आपको याद आ रहा होगा। इन बेवरेज इंडस्ट्री, ये क्या है, जो पेय पदार्थ है लाइक विस्की, बियर, वाइन, रम, वोडका वाले जो इंडस्ट्री हैं, हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन सम अमाउंट में तो फिर भी अच्छा ही होता है। ज़्यादा पीना ख़राब है, क्योंकि एडिक्टेड लोग हो जाते हैं, फिर लिवर ये सबको ख़राब करने लगता है, बात की बात है। लेकिन उनका जो इंडस्ट्री चल रहा है वो तो इन्हीं माइक्रोब्स की वजह से चल रहा है ना। अगर नहीं होता तो फिर कहाँ से ये सारी चीज़ें आती। तो इतनी सारी इसकी इम्पॉर्टेंस थी, जो कि एग्जाम में आता है। तो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंस क्या देखा माइक्रोबायोलॉजी का, या फिर उसके अंदर जो माइक्रोब्स है, कि सबसे पहले इकोलॉजी, एनवायरनमेंट में जो भी नाइट्रोजन को दोबारा ला रहे हैं, या फिर कुछ न्यूट्रिएंट को दोबारा वो रिसाइकिल कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर में क्या है कि एग्रीकल्चर उर्वरा शक्ति मिट्टी का बढ़ा रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन, और इनफैक्ट वो कई ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिजीज कंडीशन से प्लांट को बचाते हैं। फूड इंडस्ट्री में भी इनका अच्छा रोल है, बहुत सारा देखे पेय पदार्थ जो भी है, या फिर ब्रेड ये सब बनाने में हेल्पफुल है। इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट, अगर माइक्रोबायोलॉजी ये सब नहीं जान पाते तो माइक्रोब्स तो इन्वायरमेंट में था, हम लोगों को डिजीज कॉज करता है, लेकिन अगर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का नहीं इन्वेंशन हुआ होता, नहीं माइक्रोब जान पाते, तो इम्यूनोलॉजी कॉन्सेप्ट नहीं आती। लोग भले ही डेथ करते डिजीज कंडीशन से, वो बात की बात थी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी मेडिसिन, एंटीबायोटिक ये सब बनाने के लिए, मेडिकल फील्ड में ये जब जाने तभी कैसे कोई कई बैक्टीरिया जो हार्मफुल है, वायरस जो हार्मफुल है, कैसे बचाना है, वो कॉन्सेप्ट आ पाया। इंडस्ट्री में डिटर्जेंट सब बनाने में, बेवरेज जो कि वाइन विस्की देखें, तो ये सब के लिए इसकी इतनी सारी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का रिलेवेंस क्या है नर्सिंग में, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ये या तो इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग आ जाए, या फिर रिलेवेंस ऑफ नर्सिंग आ जाए, तो आपको इसी तरह से लिखना है। क्या है, इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट ए इन्फेक्शियस डिजीज। आप क्यों पढ़ते हो, आगे वाले चैप्टर से ही सारा चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा कि ये सब क्या है, कैसे कैसे डिजीज कॉज करता है। तो ये सबसे पहले तो नॉलेज देता है कि इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कैसे इन्फेक्शियस डिजीज होता है, जो कि एक से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। देयर ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल, आप पढ़ते हो सबसे पहले डिजीज के बारे में, फिर वो ट्रांसमिट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे हो जाता है, और फिर उसे कंट्रोल कैसे करना है। बेसिकली ये फोकस है माइक्रोबायोलॉजी का मेडिकल फील्ड में, या फिर एक नर्सेस के लिए। क्रूशियल फॉर इफेक्टिव पेशेंट एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ये जानना आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप पेशेंट का केयर कर सके, इन्फेक्शन से बचा सके। की एरिया कहाँ है माइक्रोबायोलॉजी का नर्सेस के लिए, तो सबसे पहले इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए। कैसे, नॉलेज अगर रहा आपके पास कि हाँ एक टीबी का मरीज है, इसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जाएगा, तो ये नॉलेज आपको रहा कि ये ट्रांसमिट होता है, फिर दूसरे में ये दूसरे को कॉज करवा सकता है, या फिर आप मेरे हैंड में माइक्रोब्स है, हम अगर इसे ना धोए और अगर टच कर दे तो उसको डिजीज कंडीशन कॉज करवा सकता है। तो ये नॉलेज आपको सबसे पहले मिलता है, और फिर माइक्रोबायोलॉजी को ही जानकर, उस माइक्रोब्स के प्रोसेस को जानकर आप इम्प्लीमेंट करते हो, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हो, जैसे कि हैंड हाइजीन करते हो, स्टरलाइजेशन सारे इक्विपमेंट का, आइसोलेशन अगर कोई इन्फेक्शन डिजीज वाले पेशेंट है तो ये आप
सबसे बड़ा रोल है कि आप इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहे हो। नेक्स्ट आपको क्यों माइक्रोबायोलॉजी, आपका क्या इससे ना रिश्ता नाता है, क्या रिलेशनशिप है। तो डिजीज डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, मतलब आप जान पाओगे कि हाँ, आगे ही वाले चैप्टर में देखेंगे कि इस बैक्टीरिया की वजह से किसी को, जैसे कि टीबी वाले बैक्टीरिया एक पेशेंट के अंदर आया है, तो आप पढ़ोगे कि इसका सिम्टम इसके वजह से क्या क्या कॉज कर सकता है, किसको किसको अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास नॉलेज रही तो आप डायग्नोस कर पाओगे और साथ ही साथ समझ पाओगे कि कैसे इसका एंटीबायोटिक से इसे ठीक किया जाता है। भले ही आप किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करते हो, लेकिन आपको बताया क्यों जाता है, ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग रहे, आप समझ पाओ कि हाँ, इसको ये डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट वुंड केयर में वुंड केयर नर्सेस करती है, इनका अच्छा रोल है इसमें। तो प्रॉपरली क्लीन करना है, ड्रेसिंग करना है, मैनेज करना है, कॉम्प्लिकेशन से बचाने के, और माइक्रोब्स उसमें उस वुंड को ख़राब ना कर दे, उसे कैसे हील करवाना है इन्फेक्शन से बचाते हुए। तो ये सारी इन सब के लिए माइक्रोबायोलॉजी बहुत क्रूशियल है नर्स के लिए। पेशेंट एजुकेशन, जैसे पेशेंट, आपका काम है एजुकेट करना पेशेंट को। नर्सिंग फाउंडेशन में हम लोग अभी पढ़ के आए हैं रिसेंटली। तो इसमें क्या है कि अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइजीन, कि उनको बताते हो आप कि हाइजीन मेंटेन करना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। नहीं तो इन्फेक्शन बहुत बड़ा रोल है कि किसी भी हेल्दी पर्सन को ये डिजीज कॉज करवा सकता है। पब्लिक हेल्थ, मतलब कम्युनिटी में वैक्सीनेशन के लिए आप जो बताते हो सबको, क्या अगर आप वैक्सीन लोगे तो अगर जैसे रेबीज़ का वैक्सीन ले लेते हो, कभी इंसिडेंटली आपको डॉग बाइट कर लिया तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप वैक्सीन लिए रहते हो। तो ये सब आपका काम है, आप जानोगे तभी दूसरों को बता पाओगे। तो लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आएगा तो सबसे पहले क्लाउड में शो करके और एक एक करके डिफाइन करना है, क्योंकि 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको ज़्यादातर एक ही पेज में इसलिए देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। नोट्स आप एक बार पढ़ो, फिर मतलब आप जितना चाहो लिख पाओ एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। स्पेसिफिक अगर एग्जाम्पल और भी नर्सिंग देखें, माइक्रोबायोलॉजी का क्या है नर्सिंग में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें और 4 पॉइंट मिल जाती है कि स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन जो है, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है वेजिटेटिव फॉर्म में पूरे जो भी माइक्रोब्स है उसको हटा देना, पूरी तरह से हटा देना। वही डिसइंफेक्टेंट में रिड्यूस करना या फिर डिक्रीज करना, आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो। तो ये करोगे आप, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर ड्रेसिंग है, ये आपका काम होता है, ताकि माइक्रोब्स जो है वो उनके वजह से डिजीज कॉज ना हो पेशेंट में। रिकॉग्नाइज सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, और आपका क्या है, वही बातें फिर से आ रही है कि आप सिम्टम को जान पाओ कि हाँ, इस बैक्टीरिया का सिम्टम दिख रहा है, इनके बॉडी में गया है। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग पेशेंट विद इन्फेक्शियस डिजीज। साथ ही साथ आप अगर किसी को इन्फेक्शियस डिजीज है तो आप उसका केयर करते हो, तो कैसे मैनेज करना है, कैसे आइसोलेट करके रखना है, खुद को कैसे प्रिवेंट करना है, ये भी आप माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से जान पाओगे। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट सेल्फ फ्रॉम ब्लड बॉर्न पैथोजन। ब्लड का जैसे ही कोई जिसको HIV है या फिर कोई अदर हेपेटाइटिस वाली कंडीशन है, तो उनके ब्लड से टच नहीं होना है। तो ये आप माइक्रोबायोलॉजी में ही समझ पाते हो कि हेपेटाइटिस हमारे बॉडी में भी आ गया तो फिर हमें भी डिजीज कॉज कर देगा, तो खुद को कैसे बचाना है, ये सब रोल था माइक्रोबायोलॉजी का। इसीलिए आपको अभी से माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना होगा इतने सारे कामों के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब हिस्ट्री पढ़ने में आपको आज तक किसी को इंटरेस्ट होगा, किसी को नहीं होगा, बट ये टॉपिक मैं आपको बोलती हूँ इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे कैसे जो है वो माइक्रोब्स आखिर आया, कैसे माइक्रोबायोलॉजी आखिर उसमें ऑर्गेनिज्म सबको देख के, या फिर क्या सारी कॉन्सेप्ट हमारे पास आई, कैसे कैसे पढ़ने को हमें मिला, ये चीज़ें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। तो देखो हम लोग ये नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़े थे, कुछ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया था, तो कि हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है कि जो पहले लोग बहुत अच्छा किए उसको एक मतलब रिकॉर्ड कर लिया गया ताकि लोगों को बताया जाए। तो वही रिकॉर्ड जो बातें मतलब माइक्रोबायोलॉजी के लेकर पहले जो भी अच्छी अच्छी बातें इसको हमारे सामने लाने के लिए की गई, बेसिकली हम लोग वही देखेंगे। तो हिस्ट्री के जैसा यहाँ स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स जो है वो स्टार्ट हो गया एंशिएंट टाइम में, बहुत पहले ही, मतलब बहुत पहले ही जो भी न्यूटन का कैसे पल गिरता है, ये सारी चीज़ें आ गई थी। मैथमेटिक्स को फिर भी कुछ टाइम लगा, फिर भी ये भी बहुत जल्दी ही आया, अर्लियर ही आया। बट टीनी लिविंग जो थिंग्स है, जो भी स्मॉल, जो हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड देयर बायोलॉजी की, इसके स्ट्रक्चर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, ये सब ही बायोलॉजी। और आपको एक बात और, माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो
बायोलॉजी जैसे पढ़ के आप आए थे कि हमारा बॉडी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग पढ़े थे, इसमें भी जो भी छोटे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, वायरस के बारे में आप पढ़ोगे। सो उनकी बायोलॉजी क्या है, इम्पैक्ट क्या रहता है ह्यूमन लाइफ में, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ डिजीज कॉज करवा देते हैं। अराउंड सिंस लेट ये चीज़ें सब कब आई, तो 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में आई है बेसिकली लोगों के सामने। कुछ नहीं बोला कि फिजिक्स पहले ही आ गया, मैथ पहले ही आ गया, लेकिन ये छोटे ऑर्गेनिज्म थे जिनको कोई देख नहीं पा रहा था, ये हमारे इनको आने में बहुत लेट लग गया। पहले क्या माना जाता था कि डिजीज जो है वो ऐसा थॉट था कि कॉज होता है बैड स्मेल से। मतलब पहले माना जाता था ना कि हवा जो है ना वो गंदा है, गंदा अगर हवा आपको स्मेल लग रहा है ना, मीन्स कि डिजीज कॉज हो जाएगा। तो उसको ट्रीट लोग करने के लिए लोग मास्क लगा लेते थे, चलो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सही नहीं था, जो कि हम लोग आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट हटा कैसे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था कि डिजीज और कैसे हो सकती है। तो मतलब किसी को डिजीज हो गया तो इसका पाप होगा, मतलब सिन ऑफ सॉल की आत्मा का पाप होगा, इन्हें कोई पाप किया जो कि अभी इनको मतलब भुगतना पड़ रहा है। तो उस वो ट्रीट कैसे किया जाता था, प्रेयर से, भगवान के सामने प्रे करके, साथ ही साथ रिचुअल, जादू टोना से ठीक लोग करते थे या फिर करवाते थे। जो वैरो एंड जो कॉल्यूमेला थे वो फर्स्ट सेंचुरी, मतलब ईसा पूर्व से पहले जो फर्स्ट शताब्दी था बीसी का, उसमें इन्होंने पोस्टुलेटेड किया, मतलब थोड़ा सा अनुमान लगाया, मतलब प्रूफ नहीं कर पाए थे कि डिजीज जो है ना वो कॉज होता है इनविजिबल बेगेंस। मतलब कि पहले इनविजिबल को क्या, इन छोटे माइक्रोब्स को नाम नहीं जानता था, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोला जाता था। क्या बोलते कि एनिमेलिया माइन्यूटा जो है, जो कि कुछ इनहेल कर जाने से, इंजेस्ट कर जाने से, कि हवा में उपस्थित है वो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स पहले नाम नहीं था तो इसे एनिमेलिया माइन्यूटा बोला जाता था, इसकी वजह से डिजीज हो रहा है। लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए, इन लोग बस अनुमान ही लगाए। तो क्या हुआ, मतलब देखिए हुआ क्या कि पहले बताया कि ये चीज़ें पहले आई, ये थोड़ा बाद में आने में लग गया। फिर बताया कि डिजीज भी कॉज करती है, तो पहले था कि डिजीज कॉज बोला जाता था कि माइक्रोब्स नहीं कर रहे हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म जब दिख ही नहीं रहे तो भाई मानेगा किसको। तो बैड स्मॉल हवा की वजह से कभी कभी हवा ऐसा होता है जिसकी वजह से डिजीज हो जा रहा है। फिर कभी कभी बोला जा रहा है कि डिजीज अगर किसी को हो गई तो उन्होंने कोई पाप किया होगा जिससे सजा मिल रही है। फिर ये जो आए वो बोले कि नहीं होता है कुछ, ऐसा कुछ होता है, हवा के थ्रू इंजेस्ट कर पा जाते हैं, इसके वजह से डिजीज हो रहा है, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए। तो अब हिस्टोरिकल ईरा, ये क्या है कि द वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड ईरा मीन्स की थियोरेटिकल फॉर्म में जो पहले कुछ चीज़ें जो डेवलप हुई, बेसिकली ईरा में हम लोग वही देखेंगे। हिस्ट्री का मतलब मैं आपको क्या बताई कि जो चीज़ें पहले बहुत अच्छा किसी के बारे में हुआ, बाबर का है, फिर किसी का भी आप पढ़ते हो तो क्या कि उन्होंने किया क्या वो देखते हो। तो माइक्रोबायोलॉजी के साथ क्या हो रहा है, क्या क्या कैसे इन्वेंट हो, क्या ही वो हम लोग देखेंगे इसमें। सो ये बोला कि द वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड जो है वो नोन एज ईरा, पहले जो भी चीज़ें हिस्ट्री देखे अगर हम लोग तो थियोरेटिकल फेम बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट, कैसे डेवलप हो रहा है माइक्रोबायोलॉजी ओवर द ईयर, वो हम लोग इस थ्रू देखेंगे। इसी में पूरा हिस्टोरिकल ईरा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्कवरी कब हुआ आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फिर देखेंगे कि कैसे ट्रांजिशन हुआ, और फिर गोल्डन पीरियड कब था माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो वो डिस्कवरी इरा सबसे पहले देखते हैं, जब लोग थोड़ा सा जानना स्टार्ट किए, लोग जो भी साइंटिस्ट है वो प्रूफ करना जब स्टार्ट किए। रॉबर्ट हुक का नाम आप बहुत बार सुनेंगे, जिन्होंने सील को खोजा है 1665 में। तो ये डिस्कवर किए थे क्रूड माइक्रोस्कोप, जो कि मतलब अनडेवलप बोला जाता है माइक्रोस्कोप, जो कि डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं था, फिर भी वो देख पाए थे स्पाइडर, जो भी मकड़ा का ये था, उससे सेल को खोज पाए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अगर आप इसे देख पा रहे हो तो यही है रॉबर्ट हुक का क्रूड माइक्रोस्कोप, जो कि उतना डेवलप नहीं है, ऐसे इन लोग देखे थे। तो ये सेल खोजे थे, लेकिन इनका कोई ध्यान माइक्रोब्स के ऊपर नहीं था। उसमें वो ये नहीं देखे, मिस कर गए माइक्रोब को अपने माइक्रोस्कोप में देखना। इसका फ़ायदा उठाए एंटोनी वॉन लीएनहॉफ, जिन्हें हम लोग फादर बोल रहे थे। सो माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट रोल इन्हीं का है, एंटोन वॉन लीएनहॉफ, जिनका बर्थ जो है वो 1632, और ये बर्थ हुआ था 1632 में और डेथ हुआ था 1723 में। सो इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। कई बुक में आप देखोगे कि बेसिकली लुईस पास्चर को बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है सब मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। सो ये क्या किए हैं, क्यों इनको बोला जा रहा है, ये पैशनेट थे ये जो
देखना होता है, माइक्रोस्कोप बनाने का इसका पैसन था, इनका था कि हम माइक्रोस्कोप का खोज करें। सो ये क्या किए कि इट वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि ऑब्जर्व किए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यही ऑब्जर्व किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग हिज मैग्नीफाइंग ग्लासेस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप। इनका पैसन था कि हम माइक्रोस्कोप का आविष्कार करें, तो इन्होंने बनाया भी था, अपने से मैग्नीफाइंग ग्लासेस से बनाया था, सेल्फ कंस्ट्रक्ट किए थे। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये है इनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप। सो ये अपने माइक्रोस्कोप में बहुत सारे टीनी एनिमल्स को देखे, मतलब इनको पता ही नहीं था कि ये है क्या, तो ये इसके थ्रू देखे, जिनका नाम इन्होंने पहले तो डर्किंस रखा था। ये डच के वैज्ञानिक थे, तो उसमें डर्किंस लिखे थे, लेकिन इंग्लिश में फिर जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है वो बताए थे कि इसका मतलब एनिमल क्यूल्स होता है, मीन्स कि छोटे टीनी स्मॉल एनिमल्स इन्हें बहुत सारे दिखे थे। अब जहाँ तक कोई नहीं समझ पाया था, कोई नहीं जान पाया था, इन्होंने अपने से खुद माइक्रोस्कोप बनाया और इन्होंने बताया कि कुछ तो है जो हमें इस माइक्रोस्कोप के थ्रू दिख रहा है, जो कि हमें अगर माइक्रोस्कोप हटा रहे तो हाथ में नहीं दिख रहा है, फिर वो चीज़ें नहीं दिख रही है। तो भाई बताओ, अब ये क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इतना सारा काम किए, तो इन्हें तो कहलाना कोई गलत बात नहीं है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो यही है, क्योंकि इन्होंने ही कदम रखा ये माइक्रोब्स की दुनिया में। नेक्स्ट की पॉइंट आपको एक जानना है, एग्जाम में भी ऐसे ही आपको की पॉइंट लिखना होगा। ये क्या है कि एक थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी पहले दिया गया था अरस्तु के द्वारा, जिन्हें फादर बायोलॉजी का बोला जाता है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों वो पढ़े हैं, पहले ही पढ़ के आए हैं। सो ये इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि आगे हम लोग जब देखेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट यहाँ से ही शुरू होता है। इन्होंने तो बस देख लिया भैया कि छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, कुछ नहीं कर पाए। तो एक थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो ऐसा थ्योरी है, वो बोलता है ना कि डिस्कवरी इरा, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जब डिस्कवरी इरा आया भी नहीं था, ये सब कुछ काम नहीं किए थे, तभी से ये कॉन्सेप्ट चला आता है ये बायोजेनेसिस का कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइक्रो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो भी तो एक लिविंग ही है ना। तो इनका बोलना है कि पहले बोला जाता था कि सर्टेन ग्रीक फिलोसफर या फिर अरस्तु जो है, उनका कॉन्सेप्ट था कि लाइफ कम हुआ है डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, लाइक स्ट्रॉ मीन्स कि घास फूस जो है, या फिर मड कीचड़ से, इन सब चीज़ों से, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से जो है वो लिविंग थिंग्स का बन गया है, ऐसा इनका कहना था, जो कि गलत बात है। ये बस बोल दिए थे और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को इन लोगों ने खोज किया था और किसी को कुछ पता नहीं था, तो लोग मानते आ रहे थे, लेकिन ये चीज़ें बहुत उलझी हुई थी। तो अभी तक डिस्कवरी इरा में तो एंटोन वन लीeuwenhoek या फिर रॉबर्ट हुक का हम लोग देख लिए माइक्रोबायोलॉजी के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। अब हम लोग ट्रांजिशन इरा में देखते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन, थोड़ा सा भी एडिटिंग आपको पता हो तो आपको पता होगा। अभी ट्रांजिशन में करके आपको क्या लगा, थोड़ा सा कुछ बदला ना? तो ये ट्रांजिशन में क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा तो नहीं बदलना, लेकिन थोड़ा सा बदलना। मतलब कि क्या हो रहा है कि इस ईरा में बहुत कुछ नहीं हुआ, इसमें सिर्फ इस थ्योरी को लोग प्रूफ कर रहे थे कि मतलब कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का आखिर नॉन लिविंग थिंग से निर्माण हो रहा है, या फिर सही है या गलत है। तो देखिए इस ईरा में क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट जो है वो परपोर्टेड, मतलब दावा कर रहे थे कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन सही है गलत है ऐसा करके। इनफैक्ट जॉन जो निधन थे, जिनका जन्म 1713 एंड 1781 में हुआ था, उन्होंने तो एक बिगेस्ट सपोर्टर थे इस थ्योरी का, जबकि ये गलत है। फिर भी ये बोल रहे थे कि बहुत मतलब ट्राई किए, डेमोन्स्ट्रेशन भी लोगों को दिखाएं कर करके कि मतलब नहीं, जो अरस्तु बोले हैं, जो पहले लोग बोले हैं वो सही है, नॉन लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स का निर्माण हो जाता है। इसी ईरा में कुछ और थे साइंटिस्ट जो कि इसको गलत प्रूव कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट कुछ रीजन नहीं दे पा रहे थे। तो ये थ्योरी आखिर गोल्डन ईरा में रॉन्ग अप्रूव्ड हुआ। चलिए देखते हैं कैसे हुआ। जैसे ही गोल्डन ईरा आया माइक्रोबायोलॉजी का, मीन्स कि वो वाला पीरियड, वो वाला हिस्ट्री जब सही में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सामने आए, सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है इस ईरा में देखने को मिला था। तो सबसे बड़ा रोल था भैया लुईस पास्चर का, जिनका जो बॉर्न हुआ था 1822 में और इनका जो डेथ है वो 1895 में। बहुत कम दिन इनका चला, मतलब बहुत कम दिन ये जिए, लेकिन बहुत कुछ करके गए हैं। तो ये फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्हें मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोला जाता है। ऐसे माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोला गया एंटन वॉन लीeuwenhoek, और इनको बोला जा रहा है मॉडर्न का, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें खोजे। ये 2012 में नॉर्सेट में आया, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आया था
फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो आप सोचोगे किन को माने, तो आपके पास जब ऑप्शन रहेगा तो किन्हीं एक का ही रहेगा, या फिर मॉडर्न, या फिर ऐसे ही दिया जाएगा, आप वहाँ पे जान पाओगे, इसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे मॉडर्न है, लुईस पास्चर। इनका कंट्रीब्यूशन सेमेस्टर वाइज एग्जाम में आया है। अगर आप PDF लेते हो, बाई करते हो व्हाट्सअप से, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इनका कंट्रीब्यूशन पूछा था। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन था और कैसे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर बन गए? तो सबसे पहले इन्होंने थ्योरी पे काम किया, जो ये बायोजेनेसिस था, जो कि नॉन लिविंग थिंग से जो लिविंग थिंग का जो फॉर्मेशन हो जा रहा है, बन जा रहा है, ये अरस्तु ये सब जो बोले थे उसको गलत किए भैया, और बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग्स का निर्माण हो सकता है, वहाँ से ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सड़े गले चीज़ों से कुछ भी बन जाएगा। क्या आप बोले? ये डिसप्रूव किए थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। किसके द्वारा? भाई कुछ करना है तो प्रूफ तो देना पड़ेगा, तो इन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए थे? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट आपको जानना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे। अब आप सोचोगे कि क्यों जानना, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा? अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, क्योंकि इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार टारगेट हाई खोल के देख लेना। सो इसी को हम लोग जम थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें था क्या? इसमें ये क्या किए कि स्वान नेक फ्लास्क मतलब एक सुराही जैसा जो है वो घड़ा लिए, मतलब एक बर्तन आप मान के चलो, कुछ भी मान सकते हो। उसमें जो है वो लेट्स के अंदर इसको ब्रॉथ बोला जाता है। ये बेसिकली है क्या? बेसिकली ब्रॉथ जो है वो लिक्विड मीडियम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। लिक्विड मीडियम मीन्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहीं से न्यूट्रिएंट मिलता है, वो ग्रोथ करवाते हैं, तभी ना देख पाओगे कि आखिर यहाँ पे है कि नहीं। तो देखिए आगे और अच्छे समझाऊंगी मैं आपको। तो पहले ये वाला समझ लेते हैं, स्वान ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक लंबा जैसा एक बर्तन लिए, उसमें जो है वो ब्रॉथ डाले, ये मीडियम की तरह काम करेगा ताकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सके। तो इसमें डाले और फिर जो है वो कैंडल से इसे बहुत ज़्यादा हीट किए कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें है, इस न्यूट्रिएंट में, पहले से वो मर जाए, मतलब डेथ हो जाए। फिर जो है वो इसको जला के, मतलब इसको सुराही के स्वान की तरह बना दिए। हंसवानी माँ शारदे के पास जो हंस देखे हैं वो तो आपको पता होगा। तो वो उस तरह से बनाए, और एक को जो है वो काट दिए, मतलब ये पिघला के और थोड़ा सा सुराही जैसा बना दिए उस हंस के नेक की तरह, स्वान के नेक की तरह, और एक को काट दिए। मतलब 2 बार एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो जब ये किए तो पूरा तरह से ये किल हो चुका था, और दूसरा टाइम जब किए थे, मतलब पहले लिए फिर इसको पूरा हीट किए ताकि जितने भी माइक्रोब्स है वो मर जाए। फिर एक को सुराही को ऐसा किए कि सिर्फ इसमें एयर आए, कोई माइक्रोब्स नहीं इसमें घुस पाए, और एक में किए कि कोई भी माइक्रोब्स, एयर के में जो माइक्रोब्स रहते हैं वो इसमें आ पाए। देखिए हुआ क्या, इसमें कुछ दिन बाद जब छोड़े, जब ग्रोथ करने के लिए माइक्रोब्स को, तो इसमें देखते हैं कि इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स का ग्रोथ था, लेकिन इसमें नहीं था। अब भैया इससे कैसे इन्होंने प्रूव किया कि बोला कि अगर सड़े गले चीज़ों से ही, या फिर कोई सड़ा चीज़ से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर निर्माण हो रहा है, अबायोजेनेसिस नॉन लिविंग थिंग से अगर चीज़ें आ रही है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो रहा है, तो फिर इसमें तो ये हम मार के छोड़ दिए थे, तो यार आया था, लेकिन क्यों नहीं कोई माइक्रोब्स हमें दिखा, और इसमें दिखा। मीन्स कि ये ना तो अपने 2 बातों को गलत किए कि मतलब ना तो सड़े गले चीज़ों से चीज़ों का निर्माण हो रहा है, मतलब एबायोजेनेसिस ना हो रहा है, और साथ ही साथ हमारा एयर गंदा नहीं है। एयर गंदा नहीं होता, अगर एयर गंदा होता तो एयर तो इसमें गया था, तो माइक्रोब्स का आना चाहिए था इसमें, लेकिन इसमें नहीं आया। अब इसमें आया क्योंकि इस हीट इसमें भी हो चुका था, और साथ ही साथ इसका रीज़न क्या है कि इसमें आया, एयर में माइक्रोब्स भी इसमें साथ में आए। तो गंदे एयर से नहीं बीमारी होता है, उसमें जो माइक्रोब्स है उसकी वजह से वो ग्रोथ होता है, और कोई अगर उसे इंजेस्ट किया तो बीमारी हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बायोजेनेसिस थ्योरी दी है, मतलब लिविंग चीज़ों से ही लिविंग का निर्माण हो रहा है, आगे वो कॉलोनी बना के डेवलप हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताए, लोग जो बोल रहे थे कि गंदे हवा से हमें बीमारी हो जाती है, वो नहीं है, उसके अंदर जो माइक्रोब्स है उसकी वजह से बीमारी होती है। तो ये इनका बड़ा रोल था। वही क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व है बॉइलिंग ऑफ ब्रॉथ को आप कुछ नहीं मानिए, ये एक लिक्विड मीडियम है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा। आगे आप बहुत पढ़ोगे, आपको बहुत ये चीज़ें मीडियम के बारे में जानना है। सो फ्लास्क विद अ कर्व स्वान नेक जैसे अलाउ किए, मतलब लिए थे, जिसमें एक में एयर को आने दिए, जिसमें डस्ट नहीं आएगा, माइक्रोब्स नहीं आएगा, और एक में आएगा। जो समझाई हूँ वही चीज़ें है, अगर एग्जाम में आए तो आपको कैसे लिखना है बेसिकली हुआ है। सो लिए क्या थे, पहले ब्रॉथ लिए थे, लिक्विड मीडियम का
की तरह काम कर रहा था, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सके, उसमें उस न्यूट्रिएंट मिले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तभी वो ग्रोथ करेगा, कॉलोनी बनाएगा, तभी आप देख पाइएगा। सो लॉन्ग नेक फ्लास्क जो है वो था बेसिकली बड़ा था बर्तन, वही बोल रहा है। सॉफ्टेड द नेक फ्लास्क अंडर द फ्लेम, फ्लेम के अंदर किए, फिर एक को मोल्ड कर दिए, मोड़ दिए, और एक को छोड़ दिए, मतलब बॉईल करके थोड़ा देर छोड़ दिए थे और बहुत ग्रोथ करने के लिए टाइम दिए थे। द सॉल्यूशन नोट सो ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन केप्ट द लॉन्ग पीरियड बिकॉज माइक्रोब्स नोट रिच अब्रॉड। जिसको मोड़ा था उन्होंने, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं गए, लेकिन अदर जो कट किया हुआ जो था स्वान नेक फ्लास्क वाला जो कट कर दिए थे जिसके अंदर नेक को, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ किया। क्यों किया भैया? क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स आए, तो लिविंग से ही लिविंग का इसके अंदर फिर उन्होंने देखा कि माइक्रोब्स हैं। और भी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन एग्जाम में आया है, सब लोग देख लेते हैं। और इन्होंने क्या बताया, जो भी फर्मेंटेशन का प्रिंसिपल है वो इन्हें नहीं बताया है कि फर्मेंटेशन के थ्रू जो भी अचार ये सब बनाना है, फिर अदर चीज़ें वो प्रिजर्व हो पाता है फूड, तो इन्होंने नहीं बताया। आगे भी सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि ही इंट्रोड्यूस द स्टीम स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लो हो गया, हॉट एयर हो गया, स्टरलाइजेशन के प्रोसेस आप माइक्रोबायोलॉजी में ही पढ़ोगे, तो ये सब स्टरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस इन्होंने ही करवाया था। पाश्चराइजेशन मेथड जो है यही दिए थे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब इतने सारे वैक्सीन को इन्होंने फॉर्मुलेट किया था। कोलेरा को, जो कि फूड एंड वाटर से डिजीज कॉज होती है। रेबीज का वैक्सीन इन्होंने ही बताया। एंथ्रेक्स, जो बैसिलाई एंथ्रेक्स है, इसका भी वैक्सीन इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया था। तो याद रखिएगा, कार वैक्सीन इन्होंने को जो था। अब आप माइक्रोबायोलॉजी कहीं पे भी पढ़ोगे तो बहुत ये वास्ट है, आपको छोटा फ्लैश कार्ड, ये सब जो कार्ड होती है वो बनाना पड़ेगा। कार्ड आप कैसे बनता है, देखो आप क्या करोगे। हम लोग क्या पढ़े, लुईस पास्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका माइक्रोबायोलॉजी में, इनके बारे में पूछता भी है। तो आप इस तरह से लिखोगे ऐसा छोटा काट के। और देखो इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले लुईस पास्चर क्या क्या किए, इनके नाम में सब चीज़ छुपा है, मतलब जन्म ही लिए थे, नाम भी इनका ऐसा रखा गया था कि ये सब काम करेगी। याद करने में आपको हेल्पफुल होगा। एक छोटा कार्ड बनाओगे और रखोगे अपने पास एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए। देखो इन्होंने क्या किया। सबसे पहले लिक्विड मीडियम दिया जो कि ब्रॉथ है, जिसमें इस मीडियम का क्या काम है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सके। तो ये लिक्विड मीडियम का इन्होंने सबसे पहले बताया। फिर अगर आप इनके नाम में ही देखे हो तो टी आ रहा है, दो थ्योरी से इनका रिलेशन है, मतलब जो स्पॉन्टेनियस है उनको उसको डिसप्रूव किए, और साथ ही साथ जो बायोजेनेसिस वाला थ्योरी है वो दिए हैं, जम्स आखिर होता कैसे कैसे ग्रोथ करता है वो दिए हैं। अब स्टरलाइजेशन एस से इनका आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप रखते हो तो आपको याद रह जाएगा, इनकी नामों में ही सब चीज़ छुपा है। इनका कंट्रीब्यूशन एग्जाम में पूछता है, तो फ्लैश कार्ड आप इस छोटा सा बनाना और इसके नाम से ही सारी चीज़ों को लिख लेना। भैया लुईस पास्चर के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब रॉबर्ट कोच के बारे में पढ़ते हैं, जो कि गोल्डन ईरा में ही माइक्रोबायोलॉजी में ये काम किए हैं। इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये इनका बॉर्न हुआ था 1843 और 1910 में। जर्मन फिजिशियन थे। कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, क्या क्या काम किए, क्या योगदान दिया माइक्रोबायोलॉजी में, इनका बहुत बड़ा योगदान है। सो डेवलप अ मेनी टेक्निक आइसोलेट बैक्टीरिया को आइसोलेट किए थे स्टैंडर्ड बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक से। टेक्निक क्या है हम लोग आगे देखेंगे इस मेथड से। सो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। एग्जाम में पूछता है कॉम्पिटेटिव में, ये यूनिवर्सिटी में तो नहीं पूछेगा, सो कॉम्पिटेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया के ऊपर बहुत काम किए थे इसलिए इन्हें बोला जाता है। सो फिनोमिना ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हिम। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी में आपको बताऊंगी, ऐसे आप जानते भी होंगे, ये इन्होंने ही बताया था, रॉबर्ट कोच। वहाँ पे आप याद रखिएगा इनके नाम को। साथ ही साथ इन्होंने फर्स्ट सॉलिड अगार मीडिया दिया। मैं आपको बताई कि लिक्विड कौन दिए ब्रॉथ का यूज करके, ये लुईस पास्चर दिए एल से एल। और ये सॉलिड किन्होंने दिया, रॉबर्ट कोच ने दिया। कैसे याद रखना है आगे मैं बताती हूँ आपको। साथ ही साथ ये डिस्कवर किए हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का शेप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सब डिस्कवर किए हैं एक एनिमल से, कैटल का मतलब एनिमल होता है, एनिमल के ब्लड से, जो कि डाइड एंथ्रेक्स था, उस सब के बारे में बताए। साथ ही साथ डिवाइज्ड मतलब रेडी किए हैं प्योर कल्चर टेक्निक। कल्चर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ग्रो करवाना। तो बैक्टीरिया को आइसोलेट करके ग्रो करवाएं, तब देखें अच्छे से किए हैं कौन सी बैक्टीरिया। तो ये कल्चर का जो रेडी करने का जो पहला काम था वो इन्हीं का था भैया, रॉबर्ट कोच का।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो एनिलीन ये पूछता है एग्जाम में कॉम्पिटेटिव में, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। डाई के बारे में भी नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि कलर लाने का काम करता है। तो ये इंट्रोड्यूस करवाए थे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सो यही बताए थे स्टेनिंग टेक्निक के बारे में। ही गेव अ कॉज पास्टुलेट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कॉज पास्टुलेट, नाम से ही समझ में आ जाता है क्या क्या किए थे। फ्लैश कार्ड में मैं आपको बताऊंगी। सो कैसे जो है वो डिजीज माइक्रोब्स के थ्रू आता है। अभी तक आप देख रहे हो कि हमारे लिए बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स अच्छा है। अब फिर देखें कि बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स का खोज हुआ। अब देखेंगे हम लोग कि बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स कैसे हमारे बॉडी में डिजीज कॉज कर रहे हैं, इसको प्रूफ आखिर किए कौन। तो वो चीज़ जो रॉबर्ट कोच है वो दिए थे। एक रॉबर्ट कोच के पास्टुलेट में है क्या, तो 4 चीज़ें हैं। 4 मेन पास्टुलेट दिए हैं, अवधारणाएं दिए हैं बाय रॉबर्ट कोच। रिलेट अ स्पेसिफिक डिजीज अ स्पेसिफिक पैथोजेनिक माइक्रो। पैथोजेनिक का मतलब क्या है कि जो डिजीज कॉज करते हैं। सो क्या था, फर्स्ट जो था अबंडेंस माइक्रो जो होते हैं डिजीज एनिमल्स बट नो फाउंड इन हेल्थी एनिमल। देखिए इन्होंने क्या किया, पहले समझ लेते हैं फिर आप समझ जाओगे। एक डिजीज एनिमल मतलब एक रैट को यहाँ पे लिया गया, एनिमल कोई भी हो सकता है, रैट को बेसिकली ज़्यादा लिया जाता है। तो रैट में जो कि डिजीज कंडीशन था, इसमें बैक्टीरिया की वजह से इसको डिजीज कंडीशन हुआ था, और एक ये हेल्दी था। इन्होंने क्या किया कि उससे इससे भी से ब्लड निकाला और इससे भी ब्लड निकाला। इसको जो है वो कल्चर करवाने ले गए। इसके ब्लड में सस्पेक्टेड पैथोजन है, मीन्स की डिजीज कंडीशन मतलब ये बीमार था चूहा, ऐसा मान लीजिए आप। तो इसका ब्लड निकाले जिसमें सस्पेक्टेड है कि पैथोजन की वजह से जो डिजीज कॉज कर सकता है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स है। तो कल्चर अब कैसे आप कैसे बता दोगे, ब्लड में माइक्रोब्स तो नंगी आंखों से दिख नहीं रहा है, ऐसे दिख नहीं रहा, तो कैसे आप बता दोगे कि इस ब्लड में पैथोजन है। तो उसके लिए कल्चर करना पड़ता है, मीन्स कि ग्रो करना पड़ता है, कुछ आपको मीडियम देना पड़ेगा। इन्होंने सॉलिड अगार को यूज़ किया था। उस मीडियम में क्या होगा, न्यूट्रिएंट होगा जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ कर पाएगी। तो जब कल्चर करवाया तो ये इसमें क्योंकि है भाई इसमें, तो ये ग्रोथ हुआ, लेकिन वही हेल्दी में कोई पैथोजन नहीं था, तो अगार में कुछ आया ही नहीं क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स नहीं था भैया, ये हेल्दी पर्सन, ये हेल्दी चूहा है। तो आगे जब देखे अब क्या किया, यहाँ पे ही नहीं रुके, इसको लेके ये हेल्दी चूहा जब मैं थ्योरी पढ़ती हूँ, बाकी तो इन्होंने इन्वेंशन बहुत अच्छा किया, लेकिन इन इन्वेंशन वैक्सीन के चक्कर में हेल्दी जानवर भी बहुत चले जाते हैं। सो ये हेल्दी में इनॉकुलेट किए, मतलब इंजेक्ट किए इस जो आइसोलेट करके कल्चर से बैक्टीरिया था इसमें। अब देखे कि ये भी बीमार पड़ गया। तो ये क्यों किए थे, इनका कहना था कि मतलब कि देखना था कि सही में ये जो ग्रोथ हुआ है वो वही पैथोजेनिक तो है नहीं है कि नहीं है। अगर है तो अगर हेल्दी चूहा में देंगे तो ये भी बीमार पड़ जाएगा। तो हेल्दी रैट भी फाइनली बीमार पड़ गया क्योंकि वो पैथोजेनिक था। इसको निकाले, फिर से कल्चर किए, इसके ब्लड को निकाले जिसमें पैथोजन था क्योंकि इंजेक्ट किए थे। फिर कल्चर किए वही अगार का यूज करके, तो ग्रोथ किए और फिर मिलाए, देखे कि जो ग्रोथ किया है वो हूबहू इसी के जैसा है, मीन्स कि ये पैथोजेनिक एजेंट है जो डिजीज कॉज करवा सकता है। तो ये पढ़ लेते हैं। 4 पोस्टुलेट क्या था कि अबंडेंस ऑफ माइक्रोब होते हैं डिजीज एनिमल में बट हेल्दी एनिमल में नहीं होते, इसमें कोई नहीं है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज एनिमल एंड ग्रो इन कल्चर। इससे लिए और ये कल्चर करके ग्रो करवाएं। कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इंट्रोड्यूस किए हेल्दी में, जो कि पहले से डिजीज नहीं था, लेकिन इंट्रोड्यूस करने से इसको फिर डिजीज हो गया इस रैट को भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फिर रीआइसोलेट किए और जिसमें इनऑकुलेट किए थे, जिससे इंजेक्ट किए थे उससे निकाले सैंपल को और फिर उसका भी कल्चर करवाया और आइडेंटिफाई किए कि स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट जो है वो इसी की तरह हूबहू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आइडेंटिकल है कि नहीं है। और फिर आगे इसी से कॉन्सेप्ट आता है वैक्सीन ये सब का। इसी तरह से सबसे पहला पोस्टुलेट कोच का ही था। अब आपको ये बनाना कैसे है, अब मैंने ना बचपन में पढ़ा था, ये मुझे डायग्राम बनाने नहीं आता। 4वीं 5 में बचपन से डायग्राम मेरे पास, जो मेरे स्कूल के ड्राइंग जो बुक थे मैंने वो मेरा खाली, अभी तक देखती हूँ कुछ नहीं बनाने आता। बट एक चीज़ मेरे को बनाने आता था, क्या बनाने आता था, जो कि आज या फिर इसमें काम आएगा, आपको भी काम आएगा। मैं ऐसे था, एम क्लास का लड़का था, सी क्लास में पढ़ता था, 0 नंबर लाता था, तो उसके पापा बहुत गुस्सा हुए और उसको मारे 4 लाठी। 4 लाठी मतलब 4 स्टिक मारे। तो वो डर के मारे चूहा बन के भागा था। मैं ऐसे ही चूहा बनाती हूँ। आप भी एग्जाम में इससे अगर आए तो आप भी बनाइएगा। सो इस तरह से आपको समझ में आ गया, बनाना कैसे वो भी समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है।
देखो आप फ्लैश कार्ड जब इसका ये बनाओगे तो और कुछ नहीं बनाना, तो छोटा में रॉबर्ट कोच लिखना, और जो रॉबर्ट कोच और कोच पास टू लेट इन्हीं के नाम से, तो ये तो याद रखने में परेशानी नहीं होगी। और उसके अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट को बेसिकली रैट वाला है, फिर कैसे भी बना लेना, और फिर इनके बारे में एक सॉलिड आकार का याद रख लेना। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब गोल्डन ईरा जो माइक्रोबायोलॉजी का था उसमें और दो साइंटिस्ट को हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली पॉल जो इरलिक हैं, इरलिक, इनका जो बॉर्न हुआ था वो हुआ था 1855 में, और इनका डेथ हो गया था 1915 में। इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला जाता है। आप पढ़ोगी जब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग तो वहाँ पे आपको काम आएगा, या फिर ये एग्जाम में पूछता है। इन्होंने कीमोथेरेपिक जो एजेंट होते हैं जो किल कर देता है पैथोजन को, इनका खोज किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला जाता है। साथ ही साथ जो कि सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसका भी ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में इन्होंने किया था, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन आप जानते भी होगी इन्होंने खोज किया था, जिनका बर्थ जो है 1881 और डेथ जो है वो 1955 में हुआ था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो कि नाम है पेनिसिलिन। कहाँ से ऑब्टेन किया था, फंगल जो माउल्ट पेनिसिलियम नोटेटम है उससे। ये क्या देखे थे, कैसे खोज किए थे पेनिसिलिन का, बेसिकली इन्होंने देखा कि ये जो है माउल्ट, वो जो उसके वजह से जहाँ पे उसका ग्रोथ कल्चर करवाए थे उसके वजह से वहाँ पे कोई और बैक्टीरिया नहीं रह पाया था। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा इसके अंदर क्या है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ यहाँ पे। तो इस कॉन्सेप्ट से कि इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे बैक्टीरिया मर जाता है, तो अगर हम किसी ह्यूमन को देंगे जिनके अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ है तो वो उसको मार देगा। तो इस तरह से एंटीबायोटिक का खोज हुआ था, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बस इतना ही था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि ये डिस्कवरी इरा कब चला, जिसमें कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक का। फिर हम लोगों ने ट्रांजिशन पढ़ा, जिसमें कि स्पॉन्टेनियस थ्योरी के ऊपर काम चल रहा था। लास्ट जब गोल्डन इरा आया तब लुइस पास्चर और जो भी ये रॉबर्ट कोच ये सब थे, एक बताए कि आखिर कैसे जो है वो ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, लुइस पास्चर, और एक बताया कि कैसे इस माइक्रोब्स की वजह से डिजीज कंडीशन आता है। फिर कैसे एंटीबायोटिक का, कीमोथेरेपी का, सब गोल्डन ईरा में ही खोज हुआ, इसीलिए गोल्डन ईरा भी बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एक बार समझ गए आप लिख सकते हो एग्जाम में। अब कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी बचा है, इसके बाद प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मीन्स कि इसके प्रति क्या अवधारणा है। क्या आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो तो आपके दिमाग में मेमोरी बनना चाहिए, तो ऐसे तो आप पूरा माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे, वो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आखिर क्या क्या है। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर हो, जैसे कि उसके सिंगल सेल आगे वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, या फिर मल्टी सेलुलर हो, सेल कॉलोनी जब बनता है कल्चर करवा के, या फिर असेलुलर जिसके अंदर मतलब उसके स्ट्रक्चर बहुत कम होते हैं, वायरस का भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें का इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट में माइक्रोबायोलॉजी में कि हमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से मेडिकल स्टूडेंट का बहुत रिश्ते नाता है। तो इस माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल में क्या काम कर रहा है, तो इस माइक्रोबायोलॉजी का ही यूज करके, उसी के माइक्रोब्स को यूज करके फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूस मेडिकल इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन ये सब तैयार किया गया। मीन्स कि अब भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी के अंदर जा रहा है, जो कि बैक्टीरिया, जो वायरस है जो कॉज कर सकता है डिजीज कंडीशन, तो वो बीमार पड़ेगा तो मेडिकल हॉस्पिटल में जाएगा। अब हॉस्पिटल में जाएगा तो हॉस्पिटल में क्या होती है, ट्रीटमेंट होती है। तो ट्रीटमेंट के लिए इन लोगों ने जो काम किया, इम्यूनोलॉजी बनाया, वैक्सीनेशन बनाया, तो इसका बहुत अच्छा खासा रिश्ता है मेडिकल के साथ। तो ये सब हमें कॉन्सेप्ट में जानना है। अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ें थी, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है आप पढ़ते हो इसमें, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स की बैक्टीरिया, वायरस, अर्किया, ये सब के बारे में पढ़ते हो। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है और आगे ही वाले चैप्टर में हमें बड़ा है फिर भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें मोनेरा, पोर्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया आता है। जो मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक बेसिकली ये बैक्टीरिया बेसिकली आते हैं। तो ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन जो आप जानते हो वो बेसिकली छोटे लेवल पे था। उसके बाद डोमेन आया था। डोमेन बेसिकली 3 था, बैक्टीरिया, आर्की और यूकेरिया। जो लोग नीट का तैयारी
किए होंगे थोड़ा सा, उन लोगों को तो समझ में आ रहा होगा, जो नहीं करते होंगे उनको भैया नहीं समझ में आ रहा होगा, या मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये डोमेन सिस्टम में बेसिकली बता रहा है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया वायरस सब आते हैं किस में रखा गया है। इसमें आप पढ़ते हो माइक्रोबायोलॉजी में, ये सब कॉन्सेप्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। तो ऑर्गेनिज्म जो है आर ग्रुप इंटू 3 डोमेन, किसके बेसिस पे किया गया है, न्यूक्लियोड सीक्वेंसेस से। बेसिकली वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो हैं वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए को देखकर इसे क्लासिफाई करते हैं। कौन सा 3 है, तो बैक्टीरिया है, आर्किया है और यूकैरिया। देखिए हुआ क्या था, थोड़ा सा हिस्ट्री है या फिर बायोलॉजी या बायोलॉजी का रिलेशन तो पढ़ना तो पड़ेगा। सो मोनेरा जो था इसमें, इसके अंदर मतलब एक के अंदर प्रोकैरियोटिक रखा गया, एक यूकैरियोटिक रखा गया। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में तो ठीक है भैया, 4 लोगों को ये डाल दिया जाता है, प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटेन मिलिया। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सारी चीज़ें थी, जिसके अंदर बैक्टीरिया और आर्किया आता है, उसके अंदर पहले प्रोकैरियोटिक में थे तो मतलब सिमिलैरिटी नहीं थे। प्रोकैरियोटिक में जो भी चीज़ें थी उसके अंदर डिफरेंसेस आ जा रहा था। तो भैया फिर इन लोगों को भी 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया, अलग अलग डिफरेंसेस देख के, जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं और यूकैरियोटिक में ये चारों आएंगे। तो मीन्स क्या कॉन्सेप्ट में ये क्या है आप पढ़ रहे हो कि इसके अंदर आपको ये चीज़ें जानना होगा माइक्रोबायोलॉजी में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके अंदर किस डोमेन क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर आप पढ़ते हो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेलर स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में स्ट्रक्चर जो सेल का है वो सिंपल होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो ये सब आपको माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो कि आपको जानना है कि किस में क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिक्चर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज हमें माइक्रोबायोलॉजी से ही पता चला, और बेसिकली मेडिकल फील्ड का तो यहाँ ही रिश्ते नाता है कि पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स होते हैं, मेजॉरिटी जो है पहले देखें कि हार्मलेस है, कोई भी हार्म नहीं करता है, इनफैक्ट बेनिफिशियल है कि इंडस्ट्री सब में यूज हो रहा है, इकोलॉजी के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ जो है वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो यही डिजीज जो कॉज करते हैं उसका रिलेशन है मेडिकल फील्ड से, इन्फेक्शन डिजीज कंडीशन से। तो ये कॉन्सेप्ट में ही आ रहा है माइक्रोबायोलॉजी के कि ये सारी चीज़ें आपको, इसका कॉन्सेप्ट है, ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आगे आप पढ़ोगे। नेक्स्ट जो इन्फेक्शियस डिजीज का पिक्चर है, पहले कोई भी माइक्रोब्स आया तो वो उसके अंदर फिर से देखा गया जो होस्ट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर माइक्रोब्स आके अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं उन्हीं से, या फिर जो जिनको डिजीज कंडीशन होने की चांस रहती है, फिर हो जाता है, तो वो उनका डिफेंड इटसेल्फ कैसा है ये आप माइक्रोबायोलॉजी में जानोगे। फिर बूस्टिंग बॉडी इम्यूनिटी की मतलब अगर खुद से उसका इम्यूनिटी अच्छे से काम नहीं किया तो हम कैसे बूस्ट करवा सकते हैं, कैसे पहले इंट्रोड्यूस करके उसके अंदर एंटीबॉडी बनवा सकते हैं। लास्ट आता है ह्यूमन माइक्रोबायोम, ह्यूमन हेल्थ। कुछ चीज़ें जो हैं नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा जो होते हैं, लाइक आप इकोलाई हमारे बैक्टीरिया में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्लोरा पे, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हमारे फ्लोरा पे पाए जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ग्रोथ ये सब को रोकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप जानोगे नेक्स्ट वाले चैप्टर है सब में। तो ये सब कॉन्सेप्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। नेक्स्ट आता है कि आप इसमें और क्या पढ़ते हो कि क्या इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट है, कैसे बेनिफिशियल है मतलब इन्वायरमेंट के लिए। साथ ही साथ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से कैसे फूड प्रिजर्व किया जाता है, कैसे ब्रेड बनाया जाता है, कैसे अल्कोहल बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट, ये नहीं जानना है, बेसिकली इन्वायरमेंट क्लीनअप में भी ये काम आता है, कुछ पेस्टिसाइड का यूज़ करके अदर माइक्रोब से सबको मारा जाता है। सो मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है डोमेन वाला, जिसमें आप जान पाओगे कि जो जैसे माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोब्स को ही आप पढ़ रहे हो तो उसका कहाँ क्लासिफिकेशन कैसे है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से आप पढ़ पाओगे। नेक्स्ट ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कि माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन में है, कैसे कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो आप जानोगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये आपको जानना है। बेसिकली आप किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो ना, तो ओवरऑल वही चैप्टर है जो आपको बता देता है कि आपको उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। ओवरव्यू लेते हो और फिर उस चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हो। लाइक आप ये चीज़ों डिटेल में पढ़ोगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है डिटेल में पढ़ोगे आगे वाले चैप्टर में। नेक्स्ट आता है पिक्चर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, मीन्स कि मेडिकल से तो यही ना आता है कैसे डिजीज कॉज कर रहा है, कैसे बचाना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें। और ये इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम हमें नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि कैसे हेल्पफुल होता है। तो इतना कॉन्सेप्ट था।
सो कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ सकता है। और नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन टर्मिनोलॉजी आप क्यों पढ़ोगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आप एक्यूट को मैं दोबारा नहीं बताऊँगी, जब आगे आप पढ़ोगे तो ये टर्म्स सब आएगी जिसका मतलब आपको इसी चैप्टर में पता हो जाना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। कुछ ऐसा टर्म रहेगा जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, यही बेसिकली टर्मिनोलॉजी में देखेंगे हम लोग। सो एक्यूट का मतलब होता है रिसेंट ऑरिजिन, बहुत जल्दी, जैसे कि मलेरिया का बुखार या फिर जो चीज़ें रिसेंटली एकदम हाइपर हो जाए, वो रिसेंट तुरंत आएगा, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। एरोब्स नेक्स्ट टर्म आता है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का, कोई भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। नेक्स्ट आता है, हर एक अल्फ़ाबेटिकली हम लोग देखेंगे, तो ये ए का पहले देख लेते हैं। अगार आता है। अगार क्या है, सॉलिडिफाइंग, जो कोच रॉबर्ट कोच बताए थे, सॉलिडिफाइड एजेंट है। पहले ही मैं बताई थी कि ये सब मीडियम की तरह काम करते हैं। ये कहाँ से लिया जाता है, रेड एल्गी जो उससे लिया जाता है, और ये बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो करवाने में यूज किया जाता है। एनएरोबिक का मतलब है, फिर एनएरोब्स का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बिना ऑक्सीजन के ग्रो कर सकते हैं, तो वो एनएरोबिक उसको बोला जाता है। एनाफाइलेक्सिस टर्म्स का मतलब क्या है, कुछ ये टर्म्स आगे बहुत आएंगे आपको, यहाँ ही इधर ही बहुत अच्छे से इम्यूनिटी में आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो यहाँ पे आप एनाफाइलेक्सिस से सब पढ़ोगे, तो एनाफाइलेक्सिस टर्मिनोलॉजी आपको यहीं जाना कि होता क्या है। एनाफाइलेक्सिस का मतलब क्या है कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जो कि कॉज बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को एकदम एक बैग से देखने को मिलेगा, रैश, रेडनेस, शॉक जैसी कंडीशन, वो एनाफाइलेक्सिस उसको बोला जाता है। एंटीजन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में भी, कि सबस्टांस जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। अब भैया एंटीबॉडी क्या है, ये एक वाइसेप प्रोटीन है। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग लास्ट वाले चैप्टर में जो पढ़े थे, वाइसेप एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। सो ये क्या है, आइडेंटिफाई करता है कोई भी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल जिसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेगा, मारेगा, न्यूट्रलाइज करेगा ताकि डिजीज कॉज ना कर सके, ये हमारे बॉडी को बचाता है। एसेप्सिस एक टर्म आता है। एसेप्सिस क्या है, ऐसी कंडीशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आपको ध्यान रखना है कि पैथोजन ना हो। आपको बोला जाता है ना कि आप कोई भी प्रोसीजर करते हो तो एसेप्सिस करो, मीन्स कि क्या, कि आपको ऐसा टेक्निक यूज़ करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हैंड पे ना रहे, कोई इक्विपमेंट पे ना रहे, ऐसा आपको वो टर्म जो है, एसेप्सिस का मतलब ये होता है। बी से हम लोग देख लेते हैं बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल, साइडल मीन्स क्या, मार देना, कील कर देना, साइड तो बैक्टीरिया को, ऐसा एजेंट जो कैपेबल है कील करने के लिए बैक्टीरिया को। नेक्स्ट बैक्टीरियोस्टैटिक आता है। स्टैटिक से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया और स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि ये रोकेगा, इनहिबिट करेगा, पूरी तरह से किल नहीं कर पाएगा, तो ऐसा एजेंट जो कैपेबल है इनहिबिट ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट ब्रॉथ, वही ब्रॉथ जो स्वान नेक फ्लास्क में यूज हुआ था। लिक्विड ग्रोथ मीडियम है, जो कि लुईस पास्चर लिक्विड ग्रोथ मीडियम सबसे पहले बताए थे। इन्होंने कल्टीवेट किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाया था इसका यूज करके। तो ब्रॉथ वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया था, अब यहाँ पे आप जान गए, तो अब ब्रॉथ आप जैसे नाम सुनेंगे मीन्स कि ये लिक्विड ग्रोथ मीडियम है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाता है, उसको न्यूट्रिएंट देता है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए टर्मिनोलॉजी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी। और क्योंकि टर्मिनोलॉजी आपके सिलेबस में है, तो भैया पूछ सकता है, आप कॉस पूछेगा, एमसीक्यू पूछता है इन टर्म से, तो आपको एक बार दो बार देखना होगा। और कॉम्पिटिटिव में तो आप कॉस आते हैं, आप एक बार टारगेट हाई निकाल के देख लेना। नेक्स्ट सी से हम लोग देख लेते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है, सबको पता है कि ये मतलब केमिकल है जो कि हेल्प करता है ट्रीटमेंट, बेसिकली कैंसर ये सब को ट्रीट करने में। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब क्या, कि ट्रांसमिट करेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर एनिमल से पर्सन, ये इसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज में यही तो होता है। नेक्स्ट कन्वल्सेंस, ये टर्म आप कहाँ पढ़े थे, याद करो, नर्सिंग फाउंडेशन 1 में। कन्वल्सेंस जो लास्ट वाला पीरियड था, मीन्स कि टाइम स्पेंड रिकवरी फ्रॉम डिजीज से जब आप रिकवरी फेज में आते हो, उसे कन्वल्सेंस बोला जाता है। बहुत सारे टर्म्स है और बहुत सारे आप बहुत बार सुने होंगे, सो इजी है। डिसइंफेक्टेंट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट और इन्फेक्शन में आपको प्रॉब्लम होगी। इन्फेक्टेंट का ध्यान रखना है कि ये केमिकल एजेंट है, मतलब कोई सबस्टेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगा, इनहिबिट करेगा, ग्रोथ नहीं होने देगा। लेकिन वही डिसइंफेक्शन जब आपको बोला जाए, बहुत बार इस टर्म को आप मेडिकल फील्ड में सुनोगे, इसका मतलब है कि प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी सरफेस से, जैसे आपका हाथ हो गया, जो भी इक्विपमेंट है उसको बोला जाएगा कि डिसइंफेक्शन कर दो, मीन्स कि
किल करो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये प्रोसेस बोला जा रहा है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है, एजेंट को बोला जा रहा है जो किल करता है, इसका यूज करके आप डिसइंफेक्शन कर पाते हो। नेक्स्ट आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये बहुत बार यूज होगा, मतलब कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि इनहेलेशन, आप इनहेल कर चुके हो। कैसे इनहेल करोगे, कोई स्नीज किया, कफ किया, टॉक कर रहा है, तो उस टाइप से जो इनहेलेशन के थ्रू इन्फेक्शन होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट ई से आता है इंडेमिक। इंडेमिक बहुत बार आप सुने होंगे कि मतलब पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि मलेरिया साउथ के कुछ पर्टिकुलर एरिया में बहुत फैला था, तो ये क्या है, इसको एंडेमिक बोला जाता है, मतलब पर्टिकुलर एरिया में वो डिजीज फैल चुका है। नेक्स्ट आता है, और ये ज़्यादातर ये सारे टर्म इंडोजेनिक, इपिडेमिक, ये सब कहाँ यूज होता है, बेसिकली जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसी में, क्योंकि ये एक से दूसरे में फैल सकता है। सो इंडोजिनस डिजीज क्या है, नेक्स्ट हमारा टर्म इंडोजिनस डिजीज में क्या होता है कि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको डिजीज कॉज नहीं करवाया, आपका ही इम्यून सिस्टम लाइक मतलब अपने ही बॉडी का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी वाला भी अगर डिजीज कंडीशन लाइक डायबिटिक, तो उसको इंडोजिनस हम लोग डिजीज बोलते हैं। लेकिन हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रहे, तो आप कॉस माइक्रोब्स का यहाँ पे रिलेशन लेके चलेंगे। सो ऐसा डिजीज कंडीशन जो कि आपके ही अंदर बैक्टीरिया था आपके नॉर्मल फ्लोरा पे, उसके वजह से हो गया। एग्जांपल क्या है, इकोलाई, जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है टिपिकली। अगर ये यूरिनरी ट्रैक में चला जाए तो यूटीआई कॉज करवा सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडोजिनस डिजीज। नेक्स्ट आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक इससे थोड़ा बड़ा है, मीन्स की डिजीज जो है अटैक करेगा लार्ज पर्सन को, कम्युनिटी इन एक ही टाइम पे, जैसे कि डेंगू एक ही टाइम पे बहुत सारे दिल्ली में फैल गया था, तो उसको एपिडेमिक डिजीज बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया जाता है एल्कोहल में, जैसे कि ग्लूकोज, कोई भी ये ग्रैप से सब हो गया, उसको ग्लूकोज आप मानिए, कार्बोहाइड्रेट मानिए, इसको जो है वो इथेनॉल, और जो कि इथेनॉल एक एल्कोहल है और CO2 में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। तो प्रोसेस ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्ट एल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड, अब्सेंस ऑफ O2 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, एंड प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे ईस्ट और एंजाइम यूज किया जाता है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। एक फोमाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोमाइट्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि चेयर, टेबल, पेन, लाइक ये हमारा जो पेन है, अगर इस पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैला दे, तो ये फोमाइट्स की कंडीशन है, हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर दे अगर ये जो भी माइक्रोब्स है उसको। नेक्स्ट आता है जनरलाइज इन्फेक्शन। जनरलाइज का मतलब क्या है कि इन्फेक्शन जो कि ब्लड स्ट्रीम में है, इसका सिम्टम्स क्या दिखता है, चिल्स, फीवर, कि अब ब्लड में पूरा है तो वो जनरलाइज पूरे बॉडी में जाएगा। नेक्स्ट आता है हे फीवर। हे फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। हे फीवर को ही हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। यह एक एलर्जी रिएक्शन है। क्यों होता है, अगर इनहेल कोई पॉलन ग्रेन को आप कर लिए जो कि इरिटेट कर रहा है नोज एंड आई के म्यूकस मेम्ब्रेन को, उस कंडीशन पे जो राइनाइटिस, जो रनी नोज, ये सब हो जाता है, उसको हे फीवर बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि इंक्यूबेशन पीरियड आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आगे ही पढ़ोगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे इन्फेक्शन आपके अंदर आया और वो ग्रो करता है, सबसे पहले इन्फेक्शन जाएगा आपके बॉडी में, ग्रो करेगा। इन्फेक्शन जब हम लोग फंडामेंटल पढ़े थे तो आपको ग्राफ से भी मैं बताई थी, ग्रो करेगा, जैसे ही कॉलोनी वो बना लेगा फिर अपना सिम्टम्स शो करता है, तो वो आया, ग्रो किया, सिम्टम्स दिखाने तक का जो टाइम है उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग लाइफ एट्यूनेटेड वैक्सीन, आप देखोगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वैक्सीन में जो है वो पैथोजन मतलब क्या है, जो डिजीज कॉज कर सकता है। कौन डिजीज कॉज कर सकता है, माइक्रोब, जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो, तो वो उसको वैक्सीन के थ्रू देना किसी पर्सन को। तो एटीन्यूटेड का मतलब क्या है, वीक करके, क्योंकि अगर आप रेबीज का वैक्सीन अगर किसी को लाइव पड़ रहा है, मीन्स कि रेबीज का जो बैक्टीरिया या फिर जो भी वायरस है वो उसको उसकी क्षमता को कम कर दिया जाएगा, उसकी विरुलेंस, जो डिजीज कॉज करने की क्षमता है उसको कम करके देना। वो करता क्या है, जैसे ही बॉडी में जाएगा बस इम्यून को एक्टिवेट करवाना, ताकि पहचान के रखे। आपको इम्यूनिटी में बहुत अच्छे समझ में आएगा लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, या फिर वैक्सीन भी बताऊंगी। तो नेक्स्ट आता है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है, मॉर्बिडिटी यहाँ पे डी आता है, डिजीज कितना ये रेट है डिजीज कंडीशन का, और मॉर्टेलिटी मतलब डेथ। यहाँ पे आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें कंफ्यूज भी लोग होते हैं। डी से आप डेथ या डिजीज याद रख लेना, और सॉरी यहाँ से आप ये या फिर एम से याद रख सकते हो आप, क्योंकि अब ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। एम से मृत्यु, जिसको डेथ बोलते हैं, उस तरह से याद रखना। या फिर ऐसे ही नहीं याद रख पाते हो तो ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मॉर्बिडिटी का मतलब होता है रेट ऑफ डिजीज। मैं याद रखी थी डी से और यहाँ एम से। मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है,
कि एक स्पेसिफिक टाइम में पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितना लोग जो है वो मर रहे हैं किसी डिजीज कंडीशन से, तो ये मोर्टालिटी रेट होता है। पेंडेमिक डिजीज क्या है? वर्ल्ड वाइड स्प्रेड अगर ये कोई भी डिजीज कंडीशन हो गया तो उसको पैंडमिक डिजीज बोलते हैं। इसका बहुत चीता जागता एग्जाम्पल है, बहुत जल्द आया था कोविड-19, इसको पैंडमिक सिचुएशन बोला जाता है। अभी भी आप कोविड-19 के बारे में सर्च करो तो गूगल लिखेगा पैंडमिक कंडीशन, मतलब पैंडमिक डिजीज है, पूरे दुनिया को तबाह किया था ये। नेक्स्ट आता है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट का मतलब क्या है? जीआई को छोड़कर बहुत बार नर्सिंग फाउंडेशन में भी हम लोग पढ़े हैं, तो एंट्री बाय अ पैथोजन थ्रू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको पेरेंटल रूट बोलेंगे हम लोग। जैसे पेरेंटल रूट के थ्रू जो हम लोग देते थे मेडिसिन, आप याद करो नर्सिंग फाउंडेशन में भी हम लोग पढ़ के, और आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या है? जो डिजीज कॉज करवा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस का मतलब है, जैसे पैथोफिजियोलॉजी आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ोगे कि मैकेनिज्म कैसे डिजीज डेवलप होता है, उसको पैथोजेनेसिस बोलते हैं। पैरासाइट, पैरासाइट क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइव, पैरासाइट का मतलब इस सिंपल से समझो कि ऐसा जो कि आपसे लेगा, आपके न्यूट्रिएंट को यूज करके ये ग्रो करेगा, आपके बॉडी के बाहर रहे या फिर बॉडी आपके अंदर जीआई ट्रैक में रहे, तो वो पैरासाइट है, जो कि खुद से नहीं आपके अंदर से नरिशमेंट करेगा, अपने बॉडी को ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट आता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन भैया सबको इससे इंट्रोड्यूस होंगे कोविड-19 में, कि द आइसोलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्पस प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ डिजीज। क्यों क्वारंटाइन किया जा रहा था? ताकि उसके अंदर कोरोना वायरस है, इस दूसरा पर्सन को ना फैल जाए, तो ये क्वारंटाइन है। रेडियो इम्यूनोएस्से, ये क्या है? आप जैसे मैं आपको इससे पहले वाले ही जो अलाइजा मैं आपको बताई थी, आप ये बायोकेमिस्ट्री में जो पढ़े थे उसमें क्या रहता था, जो अलाइजा था एंजाइम लिंक्ड जो इम्यूनो एसिड था, यहाँ पे रेडियो है, तो वहाँ पे जैसे एंजाइम लिंक करवाया जा रहा था एंटीजन और एंटीबॉडी से, उसके जो एंजाइम की जगह पर इस प्रोसेस में रेडियस का यूज किया जाता है। रेडियो इम्यूनो ऐसे इसीलिए इसे बोलते हैं, और इससे पता किया जाता है कुछ सर्टेन सबस्टांस को, जैसे इसमें एंटीजन एंटीबॉडी हार्मोन्स को हम लोग अलाइजा में देखे थे। तो ये टर्म जानना जरूरी है क्योंकि आप आगे नहीं पढ़ोगे, लेकिन ये रेडियो इम्यूनो ऐसे अलाइजा से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टर्म को मैं और ले ली थी। नेक्स्ट सैनिटाइजेशन आता है। सैनिटाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोटोकॉल, जैसे देखिए डिसइंफेक्शन या फिर सैनिटाइजेशन, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम किया जाता है, लेकिन वही स्टरलाइजेशन में पूरी तरह से किल किया जाता है। ये टर्म आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का क्या कंडीशन है कि अगर ब्लड में पैथोजन मल्टीप्लाई कर रहा है तो उससे सेप्टिसीमिया की टर्म दिया जाता है। नेक्स्ट सिंड्रोम टर्म, अब आगे ही एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आप बहुत बार बहुत सिंड्रोम देखोगे, छोड़ो ना उतना छोड़ो, पीसीओएस अब बहुत लोग देख रहे होंगे, उसमें से भी किसी को पीसीओएस होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें सिंड्रोम का मतलब क्या है कि डिजीज कंडीशन आपको है, उसमें बहुत सारे सिम्टम आपको शो हो रहे हैं, जल लाइक अ पॉलीसिस्टिक जो ओवेरियन सिंड्रोम है पीसीओएस में, ओवरी में सिस्ट रहता है, पीरियड नहीं आते हैं, फिर उसके बाद प्रोलैक्टिन हाई रहता है, तो बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं। मीन्स क्या है सिंड्रोम का मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें कि बहुत सारे सिम्टम्स हो, उसको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। स्टेन, नेक्स्ट हम लोग टर्म देखते हैं। स्टेन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। ये क्या है? यूज ऑफ कलर बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल को देखने के लिए कलर किया जाता है, बहुत अच्छे से इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको स्ट्रेस नहीं लीजिए, आपको याद रह जाएगा। स्टरलाइजेशन पहले ही मैं बता दी, कैसा प्रोटोकॉल, ऐसी प्रोसेस जिसमें कंप्लीटली वेजिटेटिव सेल जो है वो रिमूव करना, उसके अंडे से लेकर कुछ भी चीज़ें नहीं रखना है बैक्टीरिया के, तो वो सैनिटाइजेशन का स्टरलाइजेशन का प्रोसेस सॉरी आता है। सो सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन में सिर्फ रिड्यूस किया जाता है, स्टरलाइजेशन में पूरी तरह से हटाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में कहीं सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पूछने की चांसेस है, टिंडलाइजेशन, जो कि स्टरलाइजेशन की प्रोसेस है। इसमें जो है वो हीट का यूज करके और इंडोस्पोर ये सब जो है उसको किल किया जाता है। ये भी स्टरलाइजेशन की ही प्रोसेस है, जिसमें 80 डिग्री मतलब टेम्परेचर कम रहता है। 3 दिन तक इस कोई भी इक्विपमेंट को मतलब ये स्टरलाइज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? फर्स्ट दिन उसको मारा जाएगा, फिर उसके वेजिटेटिव फॉर्म को, और फिर पूरी तरह से क्लीन किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग टिंडलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सबको पता है कि मतलब इनोकुलेशन, इंजेक्ट करना पेशेंट में एट्यूनेटेड पैथोजन, उनकी क्षमता को कम करके, पैथोजन की क्षमता को कम करके, ताकि उनकी इम्यूनिटी आ सके, रिकॉग्नाइज कर सके, दूसरी बार अब जब आएगा तो वो उसे किल करेगा उसका। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और आप जानते भी होंगे। एक आता है विरेमिया। विरेमिया का मतलब क्या है कि ये अगर ब्लड में
वायरस प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग विरेमिया बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। वायरुलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरुलेंस बहुत बार यूज होगा आगे कि डिग्री टू विच एन ऑर्गेनिज्म टू पैथोजेनिक, मतलब कि एक पैथोजन में कितना वो डिजीज कॉज कर सकता है, कितना ज़्यादा वो डिजीज कंडीशन कॉज करने की उसके अंदर कैपेसिटी है, वो विरुलेंस कहलाता है। नेक्स्ट आता है ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट आता है और इम्पॉर्टेंट है जोनेटिक डिजीज। जोनेटिक डिजीज क्या है? ये जो है वो ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडी बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू। लाइक जो रेबीज जो है वो डॉग से फैलता है, तो उस डिजीज को हम लोग जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, जो कि एनिमल से फैलता है बेसिकली। सो टर्मिनोलॉजी हमारा खत्म होता है। लास्ट हमारा बचता है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया, आप खुद पीडीएफ में देख लेना एक बार। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है? प्रिंसिपल का मतलब आप क्या समझते हो? आपको मैं मेनू प्लानिंग का प्रिंसिपल बताई थी न्यूट्रिशन में, तो उसमें क्या था कि कैसे आप चीज़ों को मेनू प्लानिंग में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखोगे, तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या नियम, क्या शर्तें, क्या सिद्धांत है उसको देखना है। तो बहुत बुक में और बहुत उलझा हुआ इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग देखेंगे। एक पूजा का बुक बहुत अच्छा है, तो वो उनके थ्रू बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ था कि बेसिक प्रिंसिपल सबसे पहले देखेंगे और इसके बाद अप्लाइड प्रिंसिपल कि कैसे आप अप्लाई करोगे, अपने माइक्रोबायोलॉजिकल नॉलेज को अप्लाई करते हो, क्या प्रिंसिपल, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी रहती है, जिसके अंदर मेडिकल एंड सर्जिकल देखेंगे। सबसे पहला बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल में क्या है? 4 बेसिक कॉन्सेप्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। यहाँ पे एम होगा माइक्रोबायोलॉजी। सो ये जो 4 बेसिक वाला जो है, ये सीधा सीधी ये वाला कॉन्सेप्ट है कि बेसिक में बताया गया कैसे कैसे डिजीज कॉज होता है वो बेसिकली। तो सिंगल माइक्रोब्स है ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज। एक माइक्रोब्स ही काफ़ी है कोई भी डिजीज कंडीशन को कॉज करने के लिए इंडिविजुअल में। द आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर माइक्रोब होस्ट यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, कि मतलब कि अगर आपको वैक्सीन ये सब बनाना है, वैक्सीन इसी से बनता है, माइक्रोबायोलॉजी का यही सब यूज किए जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी के लिए। तो अगर आप किसी से हटाते हो तो एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है। एसेप्टिक हम लोग देखे टर्म्स में कि कोई भी मतलब कि बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स ये सब नहीं रहना चाहिए, और देन इसे प्योर कल्चर करवाना है मीडियम का यूज करके। यहाँ पे देखे थे हम लोग। सो द माइक्रोब्स आइसोलेट किया, स्पेसिफिक प्योर कल्चर करवाया, मस्ट कॉज सेम डिजीज न्यू हेल्दी हो। दूसरे में भी अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो ये कॉज कर देता है डिजीज कंडीशन को। और जब आइसोलेशन न्यू होस्ट यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि कोई और आपके हाथ का ऑर्गेनिज्म ना चले जाए। मीन्स कि सिर्फ यही रैट का आना चाहिए, इसी का आना चाहिए माइक्रोब्स जो भी है, तभी तो आप ग्रो करोगे। तो आपके हाथ वाला भी चल गया तो वो भी ग्रो कर जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए यूजिंग ए सेफ्टी टेक्निक अनदर प्योर कल्चर अगर हम लोग करते हैं तो रिजेंबल ऑलरेडी आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट माइक्रोब एग्जैक्टली इन ऑल एस्पेक्ट सेम। ये सेम मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कि वही माइक्रोब जो है वो डिजीज कॉज कर रहा है, और इसी से आगे वैक्सीन ये सब बनता है। फिर हम लोग यही इंजेक्ट करेंगे दूसरे में, तो वो एंटीबॉडी बनाएगा, उसको निकाल के रखेंगे, दूसरे में इंजेक्ट करेंगे। या फिर अगर ये हमें मिल गया तो इसका कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा हीट दे के इसकी कैपेसिटी को कम करेंगे, और कम करेंगे तो फिर ये इसके अंदर इतना कैपेसिटी नहीं रहेगा कि हमारे बॉडी में जाके डिजीज कॉज कर सके। और जब डिजीज कॉज नहीं करेगा तो बस इसको देख के हमारा इम्यूनिटी जो अंदर है वो ज़्यादा हो जाता है, इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। और दूसरी बार अगर एक कैपेसिटी के साथ भी आया तो हमारी इम्यूनिटी इतना हो चुका है कि इसको अब भैया मार देंगे। तो ये सारी बेसिक प्रिंसिपल है माइक्रोबायोलॉजी में, जो कि मेडिकल में वैक्सीन ये सबसे रिलेटेड है, डिजीज कंडीशन ये सबसे रिलेटेड है। अब हम लोग अप्लाइड देखते हैं कि आप नॉलेज को माइक्रोबायोलॉजी के जानने के बाद क्या करते हो, इस सब कैसे जो है वो टेक्निक यूज, प्रिंसिपल यूज करते हो। सो अप्लाइड प्रिंसिपल जो है माइक्रोबायोलॉजी का बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस विच आर फॉलोइंग। अप्लाइड में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अप्लाइड आप कर क्या रहे हो। और हाँ, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी आपको मैं बताई थी कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अप्लाइड का मतलब माइक्रोबायोलॉजी आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप एक नर्स हो, और अप्लाइड में आप और पहले आप माइक्रोबायोलॉजी को जान गए कि इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस है, कुछ तो अच्छा है लेकिन कुछ बहुत वर्स कंडीशन, डिजीज कंडीशन कॉज कर देता है। तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे क्या अपने नॉलेज को, माइक्रोबायोलॉजी के नॉलेज को, कि हाँ यहाँ पे बैक्टीरिया, इसमें ग्रोथ है, अगर हम डायरेक्ट इसे बिना स्टेरलाइज किए अगर उसी से कोई भी प्रोसीजर कर देंगे तो इस पेशेंट को डिजीज कंडीशन हो जाएगा। तो बचाने के लिए आप क्या नॉलेज, क्या ध्यान रखोगे, वही माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ना है। प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन, और कैसे प्रिवेंट करोगे डिजीज को, ये बेसिकली अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है। सो अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है। एसेप्सिस मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे ताकि बॉडी में ना जाए पेशेंट के। सो मेडिकल एसेप्टिक प्रिंसिपल क्या है? रूटीन हैंड रब,
आप क्या करते हो, मेडिकल मीन्स कि सर्जिकल जब ना करना हो, नॉर्मली जो आप परफॉर्म करते हो ट्रीटमेंट पर्पज से, कोई भी इंसिजन ना लगाना हो, तो वहाँ पे आप क्या है सेप्टिक टेक्निक प्रिंसिपल क्या है आपको ध्यान रखना है, क्या नियम आपको ध्यान रखना है, क्या सिद्धांत आपको लगाना है। सबसे पहले आप हमेशा रूटीनली हैंड रब करोगे, हैंड वॉश करोगे, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जितने भी प्रोसीजर है, अब आप बोलोगे दीदी आप प्रोसीजर बताओ, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अलग वीडियो बनाई हूँ, आप चाहे तो देख सकते हो, या फिर आप जानते भी होगे, हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं। तो सारे प्रोसीजर का यूज करके अच्छे से हैंड रब करना, ताकि एसेप्टिक हो, वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म ना हो। साथ ही साथ हैंड, आप मेरा नेल बड़ा है क्योंकि मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ, सो ये ट्रिम्ड होना चाहिए, कट होना चाहिए, जितने भी ज्वेलरी है वो रिमूव होना चाहिए। ये हैंड रब का बेसिक प्रिंसिपल है। साथ ही साथ जो भी इक्विपमेंट है वो स्टोर कर रहे हो तो एसेप्टिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म सब ना हो, कंटामिनेशन ना हो, ये सब आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट, डिसइंफेक्शन देम प्रॉपरली बिफोर यूज। जैसे ही आप मतलब यूज करना है तो उससे जो है वो डिसइंफेक्ट करना है। आप धो के रखे थे फिर भी उसे डिसइंफेक्ट अच्छे से कर दो, ताकि कोई ऑर्गेनिज्म उसमें ना रहे। साथ ही साथ आपको ग्लव्स, जो नॉर्मली मेडिकल भी आप कोई भी एंजिटिव फीडिंग करवा रहे हो तो वहाँ पे ग्लव्स का यूज़ करना है, नॉर्मली एप्रॉन का यूज़ करना है। और साथ ही साथ जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है, हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल में पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ के आए हैं नर्सिंग फाउंडेशन में, तो वो सारे भी सही जगह सही वेस्ट मैनेज हो, ये आपको ध्यान देना है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करेगा, उसके वजह से किसी और को डिजीज कंडीशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्जिकल एसेप्टिक प्रिंसिपल। सर्जिकल एसेप्टिक प्रिंसिपल में क्या है कि सर्जिकल हैंड रब इसमें किया जाता है। सर्जिकल में क्या है, इंसिजन लगेगा तो भैया बहुत अच्छे से, मतलब इसमें तो सिर्फ डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप ग्रोथ को उसका रोक दोगे, थोड़ा सा रहे तो उसके अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है, उतना में हमारा बॉडी उसको किल कर लेगा। लेकिन एसेप्टिक में क्या है कि सीधा वो हमारे बॉडी में अगर वेजिटेटिव फॉर्म में भी चल जाता है, थोड़ा सा भी चल जाता है, तो डिजीज कॉज कर देगा, क्योंकि आप कट लगा रहे हो, सीधा हमारे ब्लड में चला जाएगा कोई भी जो भी माइक्रोब्स है। और ये मेडिकल में क्या होता है कि अगर नॉर्मली जा रहा है तो फर्स्ट डिफेंस जो मैकेनिज्म है, अगर माउथ में जा रहा है तो म्यूकस मेम्ब्रेन में ही फर्स्ट डिफेंस है जो कि मार देगा, लेकिन इसमें ब्लड में चल जाएगा तो फिर दिक्कत है। इसलिए असेप्टिक टेक्निक यहाँ पे यूज होता है, हैंड रब करना होता है लॉन्ग टाइम में। ये सर्जिकल हैंड वॉशिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, सो वो आपको करना है। साथ ही साथ स्टेराइल टावल एंड हैंड, स्टेराइल टावल से हैंड ड्राई करना है, हैंड को सुखाना है, या फिर ऐसे ही ड्रायर से सुखा लिया जाता है, ताकि उस क्लॉथ से भी आपके हैंड में बैक्टीरिया ये सब ना आए, माइक्रोब्स ये सब ना आए। द फील्ड ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी प्रॉपरली स्टेरलाइज। जो फील्ड है ऑपरेशन का वो भी ध्यान रखना है आपको। सर्जिकल कोई भी प्रोसीजर से पहले ये प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है कि वो एरिया भी पूरा स्टेराइल होना चाहिए, उस इन्वायरमेंट से भी उसके बॉडी में नहीं जाना चाहिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है स्टेराइल गाउन, मास्क, जो है हेल्थ केयर जो भी वर्कर, चाहे डॉक्टर हो, नर्सेस हो, सबको पहनना है। साथ ही साथ सर्जिकल सप्लाई मस्ट बी स्टेराइल। जो भी इक्विपमेंट होगा, सर्जिकल सप्लाई जो भी सर्जरी में यूज होगी, वो सभी स्टेराइल होना चाहिए, वेजिटेटिव फॉर्म पूरा बैक्टीरिया सब किल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो स्किन ऑफ पेशेंट है, इंसेज मस्ट बी प्रॉपरली स्टेराइल प्रायर इंसिजन। मीन्स कि स्किन को भी बेटाडीन से जो वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है, ताकि उनके ही सरफेस से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ ना हो। तो ये सारी सर्जिकल एसेप्टिक प्रिंसिपल है, जो कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल में आता है। ये चीज़ों को, नॉलेज को आप अप्लाई करते हो ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, उसकी वजह से डिजीज कंडीशन ना हो। तो ये था हमारा, फाइनली ख़त्म होता है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पूरा 1 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल और अप्लाइड, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। सो अगर एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बोली थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये 2 बहुत बार पूछा है। लेकिन ये क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, और इतना भी ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा, ईजी चैप्टर है। 1 से 2 बार आप एग्जाम टाइम में नोट्स से भी रिविजन करोगे, हो जाएगा। ये नोट्स बनाने में बहुत लोगों को बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं भी 1 से 2 दिन मेरे को लग जाता है बनाने में। सो आप शॉर्ट नोट बना सकते हो, खुद से भी नोट्स बनाना अच्छा होता है, याद होता है तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जिनको नोट्स चाहिए आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, उस पर सिर्फ यही कंटेंट नहीं रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूरा अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस रहेगा, और साथ ही साथ इस बार एडवांसमेंट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब से सेमेस्टर वाइज हुआ है उसका मैं आपको
सॉल्यूशन दूंगी कि आखिर लिखना कैसे है, 10 मार्क्स में कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा, जो कि नंबर शो हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपसे एक और सजेशन लेना है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स बहुत बड़ा है, जिसमें बैक्टीरिया वायरस के बारे में आप पढ़ोगे। तो जो लोग अभी तक देखो, इतना देर देखो, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको वन शॉट चाहिए या फिर अलग अलग चाहिए। वन शॉट मैं बना दूंगी, मेरे को चाहे जितना भी टाइम लगे मैं समझ के आपको बना दूंगी, लेकिन आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, 2-4 घंटे तक भी वीडियो जा सकती है। तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि दीदी आप सेपरेट भी कर सकते हो या फिर आपको वन शॉट ही चाहिए। तो ये आपसे सजेशन चाहिए था, जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और अभी तक अगर आप टिकी हो तो होपफुली कि आपको वीडियो समझ में आता होगा। तो चैनल पे नए हो, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन भी को भी ऑन रखना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप वीडियो को देख पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।